नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिलॉसफी की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें तीसरा सेशन शुरू करने वाले हैं। आज के लिए सोचा ये था कि हम चार्वाक दर्शन पर बात करें, जो कि भारत का एक अर्थ में सबसे लोकप्रिय दर्शन है, एक अर्थ में सबसे बदनाम दर्शन है। दोनों बातें उस पर लागू होती हैं, और वैसे भी जो बदनाम है ज़्यादा लोकप्रिय वही होते हैं। आपको पता ही है, समाज में आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन जब मैंने आज की क्लास के लिए थोड़ी प्लानिंग की और जब मैंने सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको फिलॉसफी में कुछ नहीं पता अभी, उसको हम सीधे चार्वाक से शुरू करें, तो मुझे लगा कि वो जस्टिस नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा। क्योंकि किसी एक दर्शन को ठीक से समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि आपको बेसिक वोकेबुलरी उस विषय की पता हो, जो बेसिक टर्म्स हैं, कंसेप्ट्स हैं उस विषय के, वो पता हो। तो फिर मैंने तय किया कि चार्वाक को लाएंगे, 2-4 दिन के बाद ले आएंगे, लेकिन पहले 2-4 दिन कुछ बेसिक कंसेप्ट समझें, जिन कंसेप्ट से चार्वाक अपने आप समझ में आ जाता है। चार्वाक ही क्यों, जैनिज्म भी, बुद्धिज्म भी, वेदांत भी, शंकराचार्य भी, सब उन कंसेप्ट्स की बदौलत, उन कंसेप्ट्स की मदद से समझ में आते हैं, और पश्चिम के लोग भी उनसे समझ में आ जाते हैं। तो आज ये समझेंगे कि दर्शन का जो सबसे बुनियादी प्रश्न है, यानी कि अंतिम सत्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, ये सवाल क्या है, ये सवाल कहाँ से आया, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रास्ते कौन कौन से थे, कौन किस रास्ते पर चला, क्या जवाब ढूंढ के लाया, और क्या आज उन जवाबों की कोई अहमियत हमारे सामने बची है, अगर बची है तो कितनी बची है, ये सब समझेंगे। और फिर वहां से आपकी जिज्ञासाएं थोड़ी सी और बेहतर हो पाएंगी। तब हम, तो मैं एक शब्द लिखता हूं, अल्टीमेट ट्रुथ, अंतिम सत्य क्या है। या देखिए, दर्शन में सत्य और सत्ता, ये भी दो अलग चीजें होती हैं। जब मैं कह रहा हूं कि ट्रुथ एक चीज है, तो ट्रुथ जरूरी नहीं है कि वही हो जिसको हम अल्टीमेट एग्जिस्टेंस कहें। और मैं आज जिस पर बात करना चाह रहा हूं वो अल्टीमेट एग्जिस्टेंस की बात है। यानी दरअसल वो कौन सी चीज है जिससे सब कुछ बना है, ये सारी दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, किस प्रोसेस से बनी। और जब दर्शन की बारीकियों में जाते हैं तो सत्य और सत्ता, ट्रुथ और एग्जिस्टेंस, ये भी अलग शब्द हो जाते हैं। जो पहला सेशन था, मैंने बताया था कि फिलॉसफी की 3 बेसिक ब्रांचेस, जिनमें से एक मेटाफिजिक्स है, एक एपिस्टेमोलॉजी है, एक जिसको हम एक्सियोलॉजी कहते हैं। लेकिन फिलॉसफी की जो मूल ब्रांच, जिसका इंटरेस्ट हम सबके मन में होता है, उस मूल ब्रांच का नाम मेटाफिजिक्स ही है। और मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है, इस ब्रह्मांड के संबंध में अंतिम प्रश्नों के जवाब देना। हिंदी में इसको हम तत्व मीमांसा कहते हैं, मेटाफिजिक्स को। मेटाफिजिक्स को ही मोटे तौर पर एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं ओंटोलॉजी। तो कहीं आप ओंटोलॉजी शब्द पढ़ें तो इसका मतलब आपके स्तर पर यही है कि दोनों एक ही बातें हैं, एक ही शब्द को 2 तरीके से कहने का रिवाज है दर्शन में। मेटाफिजिक्स के 3 मूल प्रश्न मैंने आपको बताए थे, जिनमें से एक प्रश्न है इस संसार के बारे में, इस कॉस्मोस के बारे में। ये ब्रह्मांड, ये जगत, ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये सारे सवाल। दूसरा सवाल जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा वो है आत्मा के बारे में, सोल, कॉन्शियसनेस बेसिकली। और तीसरा सवाल है ईश्वर के बारे में, जिसको बोलते हैं गॉड। कॉस्मोस से जुड़े प्रश्नों को कॉस्मोलॉजी बोल देते हैं, सृष्टि मीमांसा। जो आत्मा से जुड़े प्रश्न हैं उनको साइकोलॉजी बोलते हैं, दर्शन में मनोविज्ञान। और जो ईश्वर से जुड़े प्रश्न हैं उनको थियोलॉजी या ईश्वर मीमांसा कह देते हैं। इन पर तो हम बाद में बात करेंगे। आज इन तीनों को एकदम लेके बेसिक लेवल पर इसका जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आज आपको अंतिम रहस्य समझ में आने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आने वाले, मैं तो पहले भी स्पष्ट कर रहा हूँ, ये मदारी वाला मामला नहीं है, ना बाबाओं वाला मामला है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि लोगों ने क्या क्या सोचा। और सच ये है कि अंतिम सत्य किसी को नहीं पता है। सबके अपने अपने रास्ते हैं, अफवाहें हैं, अपनी अपनी राय है, ओपिनियंस है। हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि ओपिनियंस क्या क्या हैं। और हमें सब पता होगा तो कोई हमें गलत नहीं बता पाएगा, हम उससे सवाल पूछ पाएंगे। पढ़ाई का असली उद्देश्य पता है क्या, कि आप
किसी से भी अच्छे सवाल पूछ पाते हैं। उसके बाद कोई आपको 4 बातें बताए तो आप 2 सवाल पूछ के पोल खोल सकते हैं। असली उद्देश्य ये भी तो है कि हमें कोई ऐसे थोड़ा ना बहका देगा, पता होना चाहिए। तो शुरुआत इस बात से कि अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्ता क्या है। अब देखिए क्राइसिस क्या है। ये प्रश्न किसके मन में आया? आज की बात अगर मैं करूं तो आपने भूगोल स्कूल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी। और जब कोई मुझसे कहता है ना कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हो गया, जब कोई मुझे मिलता है बच्चा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मैं उससे बोलता हूँ कि बेटा भूगोल का पहला अध्याय पढ़ लो एक बार, और ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कम होना भी चाहिए, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस ठीक भी तो नहीं है ना। और उस अध्याय को पढ़ के क्या पता लगता है? पता लगता है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। उन असंख्य गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, वो हमारी गैलेक्सी है। उस एक गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं, स्टार्स हैं बहुत सारे। उन तारों में से एक छोटा तारा जिसका नाम सूर्य है, सन है, वो हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी मतलब 15 करोड़ वर्ष, मतलब ये किलोमीटर की दूरी पर लगभग। उस सूर्य के साथ जो ज्ञात ग्रह हैं वो 9 के आसपास हैं, उस पर डिबेट चलती रहती है। उन 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर 1 ट्रिलियन के आसपास स्पीशीज हैं, 1 लाख करोड़ स्पीशीज हैं। उन स्पीशीज में से एक स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस है। इस दुनिया में आज के समय में 800 करोड़ होमो सेपियंस सेपियंस जिंदा हैं, उनमें से एक मैं हूं। ये मेरी औकात है। हम सबकी हैसियत दरअसल इतनी ही है। कई बार भाव आते हैं मन में कि अरे मैं हूं तो दुनिया चल रही है, मैं नहीं रहूंगा दुनिया कैसे चलेगी। ये भाव आता है मन में, इस उम्र में ज्यादा आता है आप लोगों की उम्र में। जब जब कॉन्फिडेंस ज्यादा होने लगे तो ये अध्याय पढ़ लीजिए भूगोल वाला। जब कम होने लगे तो मोटिवेशन की स्पीच सुन लीजिए कि तुम क्या नहीं कर सकते, तुम वो सब सुन लीजिए। उससे थोड़ा सा गुब्बारा फूल जाता है थोड़ी देर के लिए और अच्छी फीलिंग आती है। दोनों की अपनी वैल्यू है। कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है जीवन में, और एक सीमा से ज्यादा हवा में उड़ना ठीक नहीं है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तो हम जानते हैं ना, उस समय के मनुष्य को नहीं पता था। जब फिलॉसफी की शुरुआत हुई उसको नहीं पता था कि आकाशगंगा क्या होती है। उस बेचारे को क्या पता कि तारे कितने होते हैं। वो तो समझिए कि एक ऐसी दुनिया में किसी को जाके पटक दिया। जैसे आपने वो पीके फिल्म देखी होगी, शायद पीके नाम था ना उस फिल्म का। किसी और ग्रह से कोई व्यक्ति आके गिर गया बेचारा, और वो मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे कि क्या है, मैं कहां हूं। तो आज से 3 लाख साल पहले जब होमो सेपियंस सेपियंस बना, और आज से करीब 70-72 हजार साल पहले जब उसके अंदर सोचने की क्षमताएं विकसित हुई, जिसको कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब वो एक प्राणी, निहत्था सा प्राणी है इस संसार में। सोचने की क्षमता उसके पास है, लॉजिक है, रीजनिंग है उसके पास। और वो देख रहे कि सूर्य है, चंद्रमा है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, बरसात आती है, पशु पक्षी हैं, कई पशु आते हैं, हमला करते हैं। धीरे धीरे बनता हुआ समाज है। धीरे धीरे भाषा बनाने के प्रयास चल रहे हैं। पहली बार राज्य बनाने का प्रयास चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति शासन करेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे संसार को समझने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहा है। ये साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि साइंस का कंसेप्ट ही नहीं है। ये धार्मिक व्यक्ति भी नहीं, क्योंकि उस समय धर्म भी नहीं आया है। एक बेसिक बुनियादी दिमाग लेके समझना चाह रहा है इस रहस्य को कि मैं कहां पटक दिया गया हूं, मैं किस दुनिया में हूं, कैसे समझूं कि ये दुनिया क्या है, कैसे बनी, और मेरी इसमें क्या स्थिति है। मेरे आसपास जो लोग मर रहे हैं, क्या वो खत्म ही हो गए? हम आए कहां से थे, जाएंगे कहां, कुछ नहीं पता है। अब ऐसे में लोग क्या करेंगे? सोचेंगे, जिज्ञासा से भर जाते हैं। जिज्ञासा से भरे हुए इस व्यक्ति के पास इनपुट बहुत कम है। देखिए, एक वैज्ञानिक जब निष्कर्ष निकालता है, कैसे निकालता है?
उसके पास लॉजिक है, रीजनिंग है, प्रोसेसिंग है, लेकिन इनपुट भी तो है बहुत सारा। रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स के बेस पर उनकी प्रोसेसिंग करके सही फैसले निकालता है, सही निष्कर्ष निकालता है। इसलिए फिलॉसफी में कहते हैं कि जो चिंतक है वो दो तरह का हो सकता है, या तो होगा मधुमक्खी जैसा या होगा मकड़ी जैसा। और ये मधुमक्खी और मकड़ी का जो मामला है, स्पाइडर जो है मकड़ी और मधुमक्खी को आप हनी भी अगर कहें, ये दो कंसेप्ट्स क्यों आते हैं फिलॉसफी में या साइंस में भी आते हैं। एक अच्छा वैज्ञानिक होता है मधुमक्खी जैसा, इसलिए वैज्ञानिकों का आदर्श है मधुमक्खी होना, काटने के लिए नहीं, मतलब मधुमक्खी होने का दूसरा मतलब है। यहां पर मधुमक्खी कैसे काम करती है, वो इस फूल पे जाके, इस पे जाके, इस पे जाके, इन सब फूल पे जाके उन सबसे पराग के कण लेके आती है और फिर उन सब की प्रोसेसिंग खुद करती है, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बना लेती है, हनी बना लेती है, शहद बना लेती है। यानी वो प्रोसेसिंग खुद करेगी, लेकिन प्रोसेसिंग जिस चीज पे करेगी वो इनपुट्स बाहर से लेके आएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी, रियल इनपुट्स होंगे। और इन इनपुट्स की प्रोसेसिंग अपनी उन क्षमताओं से, जो क्षमताएं ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको दी हैं, उनसे प्रोसेसिंग करेगी, और तब जो निचोड़ निकलेगा उसको हम शहद कहते हैं। ज्ञान की दुनिया में इसको आप निष्कर्ष मान लीजिए, जजमेंट मान लीजिए। पर मधुमक्खी बन सके इसके लिए इनपुट बाहर से मिलना जरूरी है। अगर इनपुट ही ना हो तब क्या करें, या कम हो तब क्या करें, तो मकड़ी बनना पड़ता है। और मकड़ी की खास बात यह है कि मकड़ी जो जाला बनाती है, उस जाला बनाने में प्रोसेसिंग भी वो करती है, और उस जाला बनाने का जो कच्चा माल है वो भी अपने अंदर से ही निकालती है। यानी कॉजेशन की दुनिया में, कारणता की दुनिया में, तकनीकी शब्द हैं, आप परेशान होंगे, बस ये समझें कि कच्चा माल निकालने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग तक का सारा काम मकड़ी खुद ही करती है। फिलोसफी में इसको बोलते हैं कि वो मेटीरियल कॉज भी खुद है, उपादान कारण भी खुद है, और एफिशिएंट कॉज यानी कि निमित्त कारण भी खुद ही है, दोनों खुद है। इसलिए जब तक हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स ना हो, बहुत सारे तथ्य ना हो, हम मकड़ी बन के काम करते हैं। और अधिकांश दार्शनिक मकड़ी के रास्ते पर चलते हैं। वो अपने अंदर से कल्पनाएं करते हैं, उन कल्पनाओं को अपनी रीजनिंग पावर से जस्टिफाई करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, डाउट्स निकालते हैं, ठीक करते हैं। और यही कारण है कि अलग अलग दार्शनिक एक ही चीज की व्याख्या एकदम अलग अलग करते हैं, और हर व्याख्या लॉजिकली ठीक लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से सारी बातें सोची हैं। और साइंटिस्ट क्या करता है, रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। विज्ञान का भी अंतिम प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे बना, दर्शन का भी आखिरी प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे बना, धर्मों को भी इसमें रुचि है कि ब्रह्मांड कैसे बना। अंतर उनके रास्ते का है, अंतर उसके मेथड का है। धर्म आस्था और फेथ के बल पर काम करता है। धर्म आसान उत्तर प्रोवाइड करता है आम आदमी को, जो बहुत गहरे नहीं है, बहुत तार्किक नहीं है, किंतु आम आदमी निश्चिंत हो जाए ऐसे गोलमोल आंसर प्रोवाइड करता है। दर्शन तार्किक उत्तर देता है मकड़ी के तरीके से, और विज्ञान अनुभविक एम्पायरिकल एविडेंसेस इकट्ठे करने के बाद तब जजमेंट निकालता है, और विनम्रता से मानता है कि कल को मैं गलत साबित हो सकता हूं। जैसी को नया एक्सपेरिमेंट मुझे गलत साबित करेगा, मैं गलत हो जाऊंगा। भाई आइंस्टीन ने इतने महान महान प्रयोग किए, उनको 1921 में नोबेल प्राइज मिला फोटॉन्स पर उन्होंने जो काम किया उसके लिए। वही आइंस्टीन अपने समय में ही गलत साबित होने शुरू हो गए थे। आइंस्टीन के समय में क्वांटम फिजिक्स का जब एक प्रयोग हुआ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, और कुछ और प्रयोग हुए आइंस्टीन के समय में। एक प्रयोग हुआ जिसको क्वांटम एंटेंगलमेंट आजकल एक कंसेप्ट है, जिस पर 2022 का नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का, आइंस्टीन के समय में आया। और आइंस्टीन ने दो और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ईपीआर पैराडॉक्स का जिक्र किया और कहा कि क्वांटम फिजिक्स के नियम गलत हैं, क्योंकि ये फिजिक्स के बुनियादी नियम के खिलाफ हैं। खारिज कर दिया। और आइंस्टीन की मौत के बाद 1960 के दशक में एक प्रयोग हुआ, बेल एक्सपेरिमेंट कहते हैं।
1972 में, फिर 1980 के दशक में, और उसके बाद 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने साबित किया कि आइंस्टीन की धारणा क्वांटम एंटेंगलमेंट के मामले में गलत थी। और इन 3 वैज्ञानिकों को, जो अलग अलग समय में काम कर रहे थे, एक साथ 2022 में नोबेल प्राइज देना पड़ा, क्योंकि वो आइंस्टीन की गलती को ढूंढ पाए। विज्ञान का यही मजा है। विज्ञान में धौंस नहीं है कि मैंने कह दिया तो अंतिम सत्य है। विज्ञान में न्यूटन भी गलत साबित हो सकता है, आइंस्टीन भी गलत साबित हो सकता है, हर कोई गलत साबित होता है। डार्विन गलत साबित हुआ कई मामलों में, लेकिन कई मामलों में शानदार है। धर्म में इतनी आजादी नहीं होती है, दर्शन में होती है, विज्ञान में होती है। इसलिए तीनों का मूल प्रश्न यही है, और दर्शन ने इसमें क्या संभावनाएं ढूंढनी, हमें इनको समझना है। ध्यान रखिए, विज्ञान बाद की बात है, शुरुआती प्रयास दर्शन के लोग कर रहे हैं। आगे चल के विज्ञान ने उसमें से बहुत सारी चीजों को अपने हाथ में ले लिया और अच्छे से लिया। मेटाफिजिक्स या दर्शन का अंतिम प्रश्न जो है कि अंतिम सत्ता किसकी है, जो अल्टीमेट ट्रुथ या अल्टीमेट एग्जिस्टेंस है, वो किसका है। इस प्रश्न के बेसिकली 2 प्रश्न हैं। इसको 2 प्रश्नों में तोड़ लेते हैं। एक प्रश्न ये है कि अल्टीमेट एग्जिस्टेंस कितने हैं, नंबर कितना है। अंततः जितनी सत्ताएं हैं उनका नंबर कितना है, एक ही है या ज्यादा है, या 2 हैं, या 10 हैं, कि 50 हैं, कि 100 हैं, कि 1000 हैं। एक तो ये सवाल है। और दूसरा ये कि जो अंतिम सत्ता है उसकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब वो कैसी है सत्ता, उसका नाम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी क्या है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जिज्ञासु व्यक्ति के मन में दोनों प्रश्न साथ साथ ही आए होंगे। ये एक ऐसा तो है नहीं कि एक प्रश्न पहले आएगा एक बाद में आएगा, साथ साथ ही आए होंगे। और जब हम सोचते हैं तो हमारे पास सोचने के 2 तरीके होते हैं सामान्य रूप से, तीसरा बाद में आता है। कोई आपसे पूछे कि भाई इस संसार में अंतिम सत्ताएं कितनी हैं, तो एक नजर में तो भाव ये आता है कि भाई इतना वैविध्य, डाइवर्सिटी दिख रही है, सब तो सत्य ही है, हम किसे खारिज करें। तो पहला आंसर स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोगों के मन में आता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरलिज्म, यानी कि अनेकवाद या बहुत्ववाद। यानी बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं, एक नहीं है, 2 नहीं है, बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं। सरल भाषा में कहें, लोहा भी अंतिम सत्ता है, लकड़ी भी अंतिम सत्ता है, पानी भी अंतिम सत्ता है, आग भी अंतिम सत्ता है, हवा भी अंतिम सत्ता है। मैं कैसे कह दूं कि हवा और पानी एक ही हैं? मैं कैसे कहूं कि आग और पानी एक ही हैं? अलग अलग हैं। और जब इतनी सारी चीजें अलग अलग हैं तो ये मान लेते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं, इसमें कहां कोई दिक्कत है। अच्छा, जब आप कहेंगे बहुत सारी हैं, आम आदमी को बहुत सारी दिख रही हैं, तो आपको भाव क्यों देगा? सोचेगा आप तो वही कह रहे हैं जो मैं भी देखता हूं, फिर आप किस बात के दार्शनिक हुए। तो दार्शनिकों को और धार्मिक लोगों को ना इससे चैन नहीं पड़ता है। उनको लगता है ना, इतनी सारी डाइवर्सिटी के मूल में कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। और मन करता है कि किसी एक पे ही सारा थोप दे। एक आते ही ना मन को बड़ा एक संतोष मिलता है कि चलो फाइनली पता लग गया कौन है। ये वाला सेटिस्फेक्शन इतना परेशान करता है कि कुछ लोगों ने कहा ना भाई, अंतिम सत्ता केवल एक है। और जिन्होंने कहा कि अंतिम सत्ता केवल एक है, इनको बोलते हैं मोनिज्म या मोनिस्ट, यानी एकवाद। एकवाद सिंपल, अनेकवाद एकवाद। अनेकवाद वो हैं जो कहते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं। एकवाद या एकवादी लोग वो हैं जो कहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है, बस। लेकिन इस बीच में कुछ और लोग उभरे और बोले कि ना, अंतिम सत्ता ना तो अनेक है ना एक है, बल्कि 2 हैं। और इनका नाम पड़ गया ड्यूअलिज्म या द्वैतवाद, जिसका मतलब है कि अंतिम सत्ताएं 2 हैं। अब आप सोचेंगे कि 2 का लफड़ा कहां से आ गया। अनेक समझ में आ रहा है कि बहुत सारी हैं। भाई जैसे आप यहां पर इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे कह दूं कि मतलब लक्ष्मण जो है और जो दूसरा व्यक्ति है संजीव है, एक ही व्यक्ति है? नहीं, अलग अलग व्यक्ति हैं। आप सब अलग अलग व्यक्ति हैं। और यदि मुझे सबको रिड्यूस करना है तो मैं एक में ही करूंगा ना, कि एक ईश्वर है, उसी ने आप सबको बनाया। ये 2 की बात कहां से आ रही है? लेकिन दर्शन में खास समस्या है, जिसकी वजह से कुछ लोग ड्यूअलिज्म की बात करते हैं, और उनकी मजबूरी है करने की। क्यों करते हैं? अगर आप ड्यूअलिज्म का आंसर सुन लेंगे तो बात सारी स्पष्ट हो जाएगी। ड्यूअलिज्म कहता है कि एक सत्ता है मैटर की और एक सत्ता है कॉन्शियसनेस की। मैटर को हिंदी में बोलते हैं जड़ पदार्थ या भौतिक पदार्थ,
कॉन्शियसनेस को हिंदी में बोलते हैं चेतना या चेतन पदार्थ या चेतना कह लीजिए उसको। ये सारा खेल कैसे हो रहा है, अगर इन दोनों को समझेंगे तो पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। क्या कहानी है देखिए, ये मैटर कॉन्शियसनेस की कहानी कैसे काम करती है। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, हम कोशिश करते हैं सबको सेट करते हैं कि एक के अंदर ही सेट हो जाए, कोशिश करके देखते हैं, ठीक। तो मैं जितनी भी चीजों को बांटूंगा तो मैं पाऊंगा कि या तो मैं उनको एक वर्ग मैटर में सेट कर सकता हूं, या मैं उनको एक दूसरे वर्ग कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना में एडजस्ट कर सकता हूं। जैसे लोहा है, लोहे को कहां रखेंगे आप, तो आयरन यहां आ गया। पानी कहां आएगा, यहीं आ जाएगा। आग कहां आएगी, आग भी यहीं आ जाएगी। हवा कहां आएगी, हवा भी यहां आ जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि हवा यहां आएगी, नहीं, हवा वहां नहीं आएगी, हवा भी मैटर है। ये सब कुछ यहां आ जाएगा, लोहा, लकड़ी, जो जो भी आपको समझ में आता हो इस तरह की चीजें, वो सब यहां आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज है विचार, थॉट, थॉट भी तो है ना दुनिया में, हम सब लोग थॉट मतलब सोचते हैं, थॉट्स हमारे मन में आती हैं। फिर आपके मन में एक चीज आती है इमोशन। जब लोग दीवाने होकर बोलते हैं, ऐसे करते हैं, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, ये बकवास है। यहां जो दिल है वो केवल पंपिंग करता है ब्लड की। जब बहुत ज्यादा इमोशन है तो सिर के दाईं तरफ हाथ रख के बोल रहे हैं मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, क्योंकि राइट हेमिस्फीयर ऑफ माइंड में इमोशंस आते हैं। इमोशंस यहां नहीं आते हैं, ये कल्पनाएं हैं। इमोशंस यहां आते हैं, राइट साइड में आते हैं। तो अगली बार जब किसी को अंगूठी उंगूठी पहनाओ तो ऐसे करके बोलना कि मैं तेरे लिए मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, राइट साइड में। लेफ्ट में लॉजिक होता है ज़्यादा, राइट में इमोशन ज़्यादा काम करते हैं। तो जब आपके दिमाग में विचार ज़्यादा हैं तो आपके दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा ज़्यादा एक्टिव है। जब इमोशन ज़्यादा है तो दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव है, और ये तो बिल्कुल एक्टिव, मतलब ये तो हमेशा एक्टिव रहता है। इसका काम तो ब्लड की पंपिंग करना है, ब्लड की सफाई करना है। ये ब्लड सफाई नहीं करेगा तो मर जाएंगे 2 मिनट के अंदर, तो ये तो करता ही रहेगा। इससे कोई लिंक आपके इमोशंस का नहीं है। लेकिन अफवाह फैली हुई है, लोग कविताएं लिख रहे हैं दिल पे, लेकिन दरअसल दिल की कोई भूमिका इमोशंस में है नहीं। थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, इसके अलावा कभी कभी आपकी विल पावर भी काम करती है कि मैं आज तो सिगरेट छोड़ ही दूंगा, मुझे कसम है मेरी मैया की अगर मैंने सिगरेट पी तो। और विल पावर से आदमी कई बार छोड़ भी देता है कुछ चीज़ें, या कुछ चीज़ें शुरू करता है। कल से सुबह 5 बजे उठ के प्राणायाम करना ही करना है, और मान लीजिए सच में कर लिया तो विल पावर है इसका मतलब। नहीं कर पाए तो विल पावर की कमी है। ये विल पावर क्या चीज़ है, ये विल पावर भी तो कॉन्शियस वाली चीज़ है ना। थिंकिंग का मामला हो, इमोशंस का मामला हो, विल पावर का मामला हो, इन्हीं से जुड़ी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। कोई राय है आपकी, ओपिनियन है, ये ओपिनियन क्या चीज़ है। आपका कोई बिलीफ है, विश्वास है, आपको यहाँ तक कि अंधविश्वास मान लीजिए, सुपरस्टिशन है, वो क्या है। अब आपके मन में कभी कभी आ रहा होगा कि ये क्लासिफिकेशन जैसे हो रहा है, इसका आधार क्या है। मैं आपको आधार बताता हूँ। आपने कुछ ऐसे लोगों को सुना होगा कि आपको पता है कि आत्मा पर रिसर्च करते हुए एक व्यक्ति ने आत्मा का वजन बताया 21 ग्राम की आत्मा होती है। एक रिसर्च है, बाद में खारिज हो गई वैसे वो रिसर्च, लेकिन कुछ मतलब मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचता हूँ, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे मूर्खों की बातें मत आइएगा। ये बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है अगर कोई आत्मा का वजन 21 ग्राम बता रहा है तो। क्यों? क्योंकि जितने लोग आत्मा को मानते हैं उनमें से अधिकांश ये मानते हैं कि आत्मा एक कॉन्शियस चीज है, और कॉन्शियस चीज का वजन नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा का वजन बताना एक तरह का गधापन है, अगर आप उसको कॉन्शियस मान रहे हैं तो। हालांकि कुछ लोग आत्मा को कॉन्शियस नहीं भी मानते, वो ऐसी बात करें समझ में आता है, लेकिन जो कॉन्शियस मानते हैं, जो कि ज्यादातर लोग हैं, आपने ये भी सुना होगा कि एक बार एक आदमी मरने वाला था, उसके कमरे की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए गए, कोई जगह नहीं छोड़ी गई, और जैसे ही वो मरा कांच टूट गया। मुझे नहीं पता कांच क्यों टूटा कि नहीं टूटा, लेकिन अगर टूटा है तो उसकी वजह कुछ और रही होगी, ज्यादा गर्मी हो गई होगी, ये सब वजह रही होगी। क्योंकि आत्मा को निकलने के लिए कांच तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा विचार जैसी है। एक बात ऐसी हुई कि कमरा बंद है, विचार नहीं आ रहे मेरे मन में। अब सोच के देखिए, या शीशा लगा से धूप नहीं आ रही, धूप तो भौतिक वस्तु है। जब धूप जैसी भौतिक वस्तु, धूप क्या है, प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
जिसको आइंस्टीन ने साबित किया कि प्रकाश केवल वेव नहीं है, पार्टिकल भी है, फोटॉन्स उसका नाम दिया, उसी में नोबेल प्राइज मिला उसको। धूप जैसी चीज जो प्रकाश है, जो कि भौतिक वस्तु है, जब वो शीशा तोड़े बिना अंदर आ सकती है, तो चेतना, शुद्ध चेतना, जिसका मतलब है विचार, भावना। और कोई अगर आपसे ये कहता वो देखे ना कि मैं बहुत परेशान हूं, कमरे के अंदर बंद हूं और मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी, मेरे विचार बाहर छूट गए थे और मैं अंदर आ गया हूं, मुझे अपने विचार लाने के लिए बाहर जाना है, दरवाजा खोल दो या खिड़की खोल दो ताकि विचार आ सके अंदर। ये कुछ कुछ वैसी बात है। इसलिए ऐसे लोगों की बात में नहीं आना है, तर्क का प्रयोग करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। भौतिक वस्तु क्या है? बहुत लोगों ने कोशिश की डिफाइन करने की, कोई फाइनली कर नहीं पाए, लेकिन एक दो बातें स्पष्ट हो गई। भौतिक वस्तु का पहला लक्षण यह है कि वो स्थान जरूर घेरती है, उसमें एक्सटेंशन होता है, यानी वो स्पेस लेती है, उसमें वॉल्यूम होता है। ये सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। जो भी चीज स्थान घेरती है वो भौतिक वस्तु है। सिंपल है। ये नहीं कि वो मोटी होगी, पतली होगी, उसको छू सकते हैं, नहीं। कई चीजें आप छू नहीं पाएंगे, लेकिन वो स्थान घेरेंगे। कुछ भी मास एंड वॉल्यूम आप कह लीजिए, लेकिन बहुत सरल भाषा में बोलते हैं कि वो स्थान घेरती है। ठीक। दूसरा कि भौतिक वस्तु जैसी भी हो, उसको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिय समझते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो है 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, इन 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी ना किसी सेंस ऑर्गन से इन्हें परसीव किया जा सकता है, प्रत्यक्ष किया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नंगी आंखों से आप देख लेंगे। माइक्रोस्कोप बनाएंगे तो भी देखेंगे तो आंखों से ही। हो सकता है कि माइक्रोस्कोप बनाने के बाद देख पाए, हो सकता है कि टेलीस्कोप बनाने के बाद देख पाए, लेकिन टेलीस्कोप में अगर इतनी ताकत है तो खुद देख ले अपने आप। देख तो नहीं पाएगा ना, टेलीस्कोप तो आपके देखने की क्षमताएं बड़ी कर देगा, माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीजें देखने की क्षमता आपकी पैदा कर देगा। कुछ यंत्र आपकी सुनने की क्षमताएं बढ़ा देंगे, लेकिन सुनने की क्षमता तो आपकी इंद्रियों में ही है ना, कहीं और से तो आएगी नहीं। जो भी भौतिक पदार्थ है वो किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय से जाना जा सकता है, बेशक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस की मदद से जाना जाए। अब बताइए, हवा क्या है? भौतिक है, क्योंकि हवा को टच होती है, स्थान घेरती है हवा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे जैसे प्रकाश है, प्रकाश आप आंख से मतलब प्रकाश को फील कर सकते हैं। धूप अगर है तो आपकी बॉडी पे टच होती है, समझ में आता है कि प्रकाश है। जो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं किसी तार के अंदर, जिसको हम करंट कहते हैं, छू के देखिए पता लग जाएगा एकदम कि भौतिक है कि नहीं है। कुछ लोग बड़ी गोलूपन की बात करते हैं, एनर्जी जो है, एनर्जी चेतन नहीं, एनर्जी चेतन नहीं है। एनर्जी भी भौतिक वस्तु है, क्योंकि मास और एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब है कि भौतिक वस्तु है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह भौतिक वस्तु है, चेतन नहीं है। हाँ, किसी ने बहुत बढ़िया बात आपसे कही, आपके मन में एनर्जी आ गई, मोटिवेशन आ गया, वो एक अलग एनर्जी है। यहां उसकी बात नहीं हो रही है। फिजिकल चीजों से बनने वाली जो एनर्जी है, वो एनर्जी भी फिजिकल है, चाहे वो प्रवाह के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। आपने आग, कोयले में आग लगा के उसकी हीट से, उसकी भाप से टरबाइन चला के बिजली बना ली, ये सब कुछ भौतिक है। बिजली भी भौतिक है, भाप भी भौतिक है, टरबाइन का चलना, गति भी भौतिक है। ये सब मटेरियल चीजें हैं। कॉन्शियसनेस वो है जिस पर ये दोनों बातें लागू नहीं होती हैं, वो स्थान नहीं घेरती है। और ना आप इन 5 इंद्रियों से, छठी इंद्रिय जिसको मन कहते हैं, वो अलग चीज है। इन 5 इंद्रियों से आप इन चीजों को परसीव नहीं कर सकते। तो जिस भी चीज को आप परसीव 5 इंद्रियों से ना कर सकें, और जो भी चीज स्थान न घेरती हो, मोटे तौर पर मान लीजिए कि वो कॉन्शियसनेस है, या उससे निकलने वाली कोई चीज है, थॉट है। क्या आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा विचार दूसरे विचार की तुलना में लंबा है, मोटा है, आगे खड़ा है, पीछे बैठा है? नहीं बता सकते। स्थान नहीं घेरता है। भावना भी स्थान नहीं घेरती है ना। आपने कभी अपने आप से कहा हो कि मैं अच्छाई की भावना लाना चाहूँ, पर बुराई की भावना आगे खड़ी हुई है, जगह नहीं दे रही उसको, ये बुराई तो हट ताकि अच्छाई आगे आ सके? नहीं, कुछ मतलब नहीं इन बातों का, क्योंकि स्थान नहीं घेरते हैं। और 5 इंद्रियों से आप नहीं देख सकते। आप अपनी आंख से अपने विचार को नहीं देख सकते, कुछ भी कर लें। कंसेप्चुअलाइज करना पड़ेगा, और कंसेप्ट बनाने की प्रक्रिया चेतन प्रक्रिया है, जिस पर सुकरात ने बहुत काम किया। भारत में कई लोगों ने, न्याय दर्शन ने बहुत काम किया उस पर।
लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भौतिक वस्तु है। अब कुछ दार्शनिक देखिए कितना गहरा सोच रहे हैं, इतना गहरा सोचते सोचते आ गए कि हम सारी भौतिक वस्तुओं को तो एक मान लेंगे कि भाई ये सब अंदर ही अंदर एक ही है, दिखने में अलग है, लोहा लकड़ी पानी बिजली सब एक ही है, हवा भी एक ही है, क्योंकि इन सब में एक कॉमन फैक्टर तो है कि स्थान घेरते हैं। और जितनी ये सब चीजें हैं ये सब भी अंदर ही अंदर एक हैं, क्योंकि इनमें भी कॉमन फैक्टर है कि ये स्थान नहीं घेरते और ये परसेप्टेबल नहीं है, ये हमारे 5 इंद्रियों से 5 सेंसेस से परसेप्शन नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन कोई मुझसे कहे कि मैं इन दोनों को मिला के एक कर दूं, वो कैसे करूंगा? और जो लोग यहां के रुक जाते हैं उनको बोलते हैं ड्यूअलिस्ट, कि भाई अंतिम रूप से 2 सत्ताएं हैं, एक भौतिक एक चेतन। सारी भौतिक चीजों को मिला के एक मान लो, कोई बात नहीं, सारी चेतन चीजों को मिला के एक मान लो, पर मैं किसी भी आर्गुमेंट से ये कैसे साबित कर दूं कि भौतिक ही चेतन है और चेतन ही भौतिक है? मैं लोहे से विचार कैसे बना दूं और भावना से लकड़ी कैसे बना दूंगा? ये कैसे करूं? पर जिनका मन करता है ना ना कुछ और करना है, फिर वो आते हैं इस पर मौनिज्म पे, वो कहते हैं कि ना भाई अंत में तो एक ही सत्ता रहेगी। और इनके सामने कितना बड़ा चैलेंज है, आप समझ पा रहे हैं? अभी तक की जो बात हुई अगर मैं समअप कर दूं थोड़ा सा आसान भाषा में, आप लोग अभी हैं दैहिक रूप से, मतलब देह और मन दोनों के साथ हैं। कई बार क्या होता है कि शरीर तो है ही, मन है नहीं, सवाल उसका होता है। अब तक की जो बात हमने की थोड़ी सी बात वो ये है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इसको लेके नंबर्स की बात करें 3 ऑप्शन है। जो सबसे सामान्य विचार है वो ये कि भाई बहुत सारे सत्ताएं हैं, और भारत के दर्शन में जैसे हमने पढ़ा तो भारत में चारवाक भी ये मानते हैं कि बहुत सारे सत्ताएं हैं, जैन भी ये मानते हैं बहुत सत्ताएं हैं, बौद्ध भी ये मानते हैं बहुत सारे सत्ताएं हैं, न्याय भी ये मानते हैं, वैशेषिक भी ये मानते हैं, मीमांसा वाले भी ये मानते हैं। जो नहीं मानते केवल सांख्य योग नहीं मानता और वेदांत नहीं मानता, बाकी सब मानते हैं कि सत्ताएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी एग्जिस्टेंस हैं। तो अगर मैं मोटी सी बात आपसे कहूं कि भारत के अधिकांश दार्शनिक किस रास्ते पर चलते हैं? प्लूरलिज्म के रास्ते पर चलते हैं, अनेकवाद के रास्ते पर चलते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं। फिर कुछ और गहराई में जाते हैं, वो कहते हैं ना सारी मटेरियल चीजें एक मान लूंगा, सारी कॉन्शियस एक मान लूंगा, पर इनको कैसे एक मानूं? कौन सा रास्ता? ड्यूअलिज्म। और ड्यूअलिज्म के रास्ते पर भारत में चलने वाला दर्शन जो है वो सांख्य है, और थोड़ा सा योग भी कह सकते हैं क्योंकि वो दोनों की मेटाफिजिक्स सेम है। भारत में सांख्य और योग, मुख्य रूप से सांख्य रियल ड्यूअलिस्ट फिलॉसफी है, एकदम द्वैतवाद। आगे चल के रामानुज ने एक द्वैत विशिष्ट अद्वैत की बात की, मैंने कहा था ना विशिष्ट अद्वैतवाद उनका है। अंदर द्वैतवाद है, बाहर ऊपर से फिर बाद में पर्दा उसके ऊपर ओढ़ा दिया है, अद्वैतवाद कर दिया, अंदर ही अंदर वो भी ड्यूअलिज्म को मानते हैं। और मध्वाचार्य पक्के ड्यूअलिस्ट है, उनका नाम ही दर्शन का द्वैतवाद है। ये 2-3 ब्रांचेस द्वैतवाद को मानते हैं, पर कुछ लोगों का मन नहीं मानता है, उनको चाहिए अंतिम सत्ता एक सिर्फ। और जो अंतिम सत्ता को एक मानते हैं उनमें भारत में सबसे बड़े दार्शनिक हैं शंकराचार्य। उनका दर्शन क्या कहलाता है? अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत। सच बात तो है कि रामानुज भी, वल्लभाचार्य भी, निम्बार्काचार्य भी, जिनके दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद हैं, ये भी अंततः मौनिज्म की बात करते हैं, पर ये थोड़ा बीच में कुछ किंतु परंतु लगाते हैं। जो एक दर्शन कोई किंतु परंतु नहीं लगाता है उसका नाम है शंकराचार्य का अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत। थोड़ी सी मात्रा में हम बौद्ध दर्शन की एक परंपरा माध्यमिक शून्यवाद है, उसको भी इसमें रखेंगे, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी उसमें डाउट पे नहीं जाना है। ऐसे पश्चिम में है बहुत सारे दार्शनिक हैं। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए कि संख्याओं के हिसाब से दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए नेचर के हिसाब से, और असली समस्या ये है कि अंतिम सत्ता जो है वो कैसी है, और कैसी है का मतलब क्या हुआ? आप अंतिम सत्ता के बारे में एक ऑप्शन ये मान सकते हैं, स्पेशली अगर आप मोनिस्ट हैं, अगर आप एकवादी हैं, आपको बताना पड़ेगा कि भाई वो जड़ है या चेतन है, इनमें से एक ही मान सकते हैं। एक तरीका है कि आप मान लें कि अंतिम सत्ता मैटर की है, यानी जड़ पदार्थ की है, चेतना की नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हैं कितना संकट आपके सामने आने वाला है।
आपको साबित करना पड़ेगा कि लोहे और लकड़ी से विचार कैसे पैदा हुए, क्योंकि आप चेतना की सत्ता नहीं मान रहे। आप समझ रहे हैं, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं अपने आप में, आप समझ पा रहे हैं? ये तो नहीं लग रहा कि गलत विषय में घुस गए, वही ज्यादा अच्छा था गाने वाने सुनना, मतलब वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। जिंदगी को एक पक्ष में नहीं रहना चाहिए, हर पक्ष का मजा है। एक कवि हुए रघुवीर सहाय, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में, इतना बढ़िया लिख के गए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। ये थोड़ा ना कि केवल गाने सुनेंगे या केवल फिलोसफी पढ़ेंगे, दिन में फिलोसफी, शाम को गाना सुनिए, क्या दिक्कत है? मजा डाइवर्सिटी में, क्यों एक रास्ते पर चलना है, हर रास्ते पर चलिए। खैर, एक तरीका यह है कि हम मान लें कि अंतिम सत्ता जो है वो भौतिक वस्तु की है, जड़ पदार्थ की है। चैलेंज ये है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि जड़ पदार्थ से चेतना यानी कि विचार यानी कि भावनाएं कैसे पैदा हो। यह आसान नहीं है, नानी मर जाती है साबित करने में वैज्ञानिकों की, बहुत मुश्किल काम है। आज तक के सारे वैज्ञानिक मिलके भी ये साबित नहीं कर पाए। मतलब हम सैद्धांतिक रूप से मान लेते हैं कि मैटर से लाइफ पैदा हुई होगी अगर हम डार्विन को फॉलो करें, हालांकि डार्विन ने भी इसमें एक पेच लगा दिया, लेकिन आज तक किसी लेबोरेटरी में ऐसा हो नहीं पाया कि अब भौतिक वस्तुओं से जीवन पैदा करके दिखा दें। आज तक नहीं हुआ है, कोशिश चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, कहानियां हैं, हाइपोथेसिस बहुत सारे हैं, धारणाएं बहुत सारी हैं, पर एक भी ऐसा रियल एक्सपीरियंस अब तक हुआ नहीं है। तो भौतिक पदार्थों से जीवन और जीवन के साथ चेतना, कॉन्शियसनेस, इसे कैसे पैदा करेंगे, ये सवाल तो आ ही जाएगा उसके बाद। दूसरा तरीका ये आप कहें कि नहीं भाई, अंतिम सत्ता एक ही है और वो है कॉन्शियसनेस, चेतना ही अंतिम सत्य है। विचार, भावना, चिंतन, मनन, संकल्प, जिसको महात्मा कहते हैं या आजकल की भाषा में मस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क से निकलने वाले विचार कहते हैं, वो अंतिम सत्ता है। मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए, लेकिन तब आपको यह बताना पड़ेगा कि विचार से लोहा कैसे पैदा हुआ। दम है तो करके देख लीजिए, मन में सोची लोहे का विचार, लोहा सामने आ जाए तो मान लेंगे कि विचार से लोहा पैदा हो जाता है। और अगर लोहा सामने नहीं आ रहा क्योंकि विचार करने से तो लोहे का विचार ही आता है, लोहा तो नहीं आ रहा उससे। तो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, कॉन्शियसनेस को मानते हैं अंतिम सत्ता, उनके सामने संकट है कि कैसे कॉन्शियसनेस से मैटर को साबित करें। और कॉन्शियसनेस मानने वाले आमतौर पे मानते हैं कि जो अंतिम सत्ता है वो ईश्वर की है, वही परम कॉन्शियसनेस है, उसी से जगत का निर्माण हुआ है। जो पहले वाले हैं आमतौर पे ईश्वर को नहीं मानते, वो इस जगत को अंतिम सत्ता मान लेते हैं। तीसरे कुछ लोग हैं और गहराई में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि ना ये है ना वो है, जो अंतिम सत्ता है वो इन दोनों से न्यूट्रल है। अंतिम सत्ता तो है पर ना जड़ की है ना चेतना की है, इन दोनों से न्यूट्रल है। समझेंगे क्या कहना चाह रहा है? एक व्यक्ति विशेष रूप से, शायद आपने नाम सुना होगा, स्पिनोजा नाम के एक व्यक्ति हुए दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने ये बात कही। और बाकी फिर कुछ लोग जब बहुत थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं यार, हम तो ना ड्यूअलिज्म को ही मान लेते हैं, और ड्यूअलिज्म का मतलब है कि अंतिम सत्ता जड़ की भी है और चेतना की भी है, हम क्यों इस झगड़े में पड़े, छोड़ो ना। लेकिन ड्यूअलिज्म से भी समाधान नहीं निकलता है, बहुत मुश्किल है। पश्चिम में एक दार्शनिक बेचारा लहूलुहान हो गया इसको साबित करने के चक्कर में, उसका नाम डेकार्ट है, आपने शायद सुना होगा। उसने कहा कि एक शरीर है हमारा, एक हमारी आत्मा है। वो बहुत प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। ये जो विचार है, इसकी पूरी कहानी क्या है, वो रिसर्च कर रहा है। और फिलोसफी की रिसर्च लेबोरेटरी में नहीं होती है, वो किसी जंगल में अलग से कोने में बैठ के हो जाती है, क्योंकि वो सोच के करना होता है ना। उसने कहा कि मैं दुनिया की हर बात पर डाउट करूंगा, संदेह करूंगा, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डाउट। वो हर बात पर डाउट करता है। लोगों ने कहा धर्म में, उसने कहा बेकार की बात नहीं मानेंगे, जब तक मेरे हर प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं मानूंगा। खूब डाउट किया, हर चीज पे डाउट किया, आसपास ये दिख रही है इन पे भी डाउट किया कि सच में है कि नहीं है। अंत में उसके मन में एक सवाल आया कि मैं हर चीज पे संशय कर रहा हूं, हर चीज पे डाउट कर रहा हूं, पर ये डाउट कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं। अगर मैं हर चीज पे डाउट कर रहा हूं तो कम से कम एक बात तय है
कि कोई डाउट करने वाला तो है ही। तो डाउट करने के प्रोसेस में कम से कम एक को मानना पड़ेगा जो डाउट कर रहा है। अभी आप लोग कितने खुश हो रहे हैं, हाँ कितना अच्छा निष्कर्ष है, एकदम दो कौड़ी का निष्कर्ष निकला बाद में। ये बाद में पता लगा एकदम बकवास बात है, लेकिन उस समय लोग बड़े दीवाने हो गए इस बात के, बड़े दीवाने हो गए कि डाउट के प्रोसेस में एक चीज पे डाउट नहीं कर सकते, और वो ये कि कोई डाउट कर रहा है। तो डाउट कौन कर रहा है? आई थिंक का मतलब आई डाउट बेसिकली है, आई डाउट देयरफॉर आई एम, बेसिकली ये है। तो डाउट कौन कर रहा है? मेरा हाथ तो नहीं कर रहा, मेरा पैर तो नहीं कर रहा, नाक तो नहीं कर रही, माथा तो नहीं कर रहा। तो डाउट करने वाला कोई चेतन हो सकता है। वो डाउट हो ही रहा है, इसका मतलब मेरे भीतर कोई चेतना तो है ही। और ये कहानी सुना सुना के उसने साबित किया कि आत्मा होती है। इससे साबित हुआ कुछ नहीं, पर उसने कोशिश की, उसने अपनी तरफ से साबित करने का प्रयास किया कि आत्मा होती है। अब उसके सामने बड़ी दुविधा आ गई। उसने कहा कि आत्मा कॉन्शियस है, और ये शरीर क्या है? ये भी तो आप ही हैं। हम ऐसा ना बोलते हैं कि मेरा शरीर चल रहा है, आप बोलते हैं मैं चल रहा हूं, उसको भी तो मैं ही बोल रहे हो भाई। और जब दुख होता है, चेतना होती है, तब आप क्या बोलते हैं? मैं सोच रहा हूं। तो सोचने वाला भी मैं, चलने वाला भी मैं, जबकि सोचने वाला मैं चेतन है, चलने वाला मैं भौतिक है, शरीर है। अब उसके सामने बड़ा क्राइसिस है। उसने मान लिया कि शरीर एकदम अलग चीज है, चेतना एकदम अलग चीज है, आत्मा एकदम अलग चीज है। अब उसको यह समझाना है कि कभी कभी क्या होता है कि मेरा मूड खराब होने से मेरा शरीर निष्क्रिय होने लगता है। सबके साथ होता है। अगर आपका मन ठीक ना हो तो बॉडी भी काम नहीं करती है, और बॉडी को चोट लग जाए तो मन भी परेशान रहता है, दुख होने लगता है, बेचैनी होने लगती है। अगर ये दोनों एकदम अलग अलग हैं तो इनमें आपस में बात कैसे होती है? मन के तनाव का असर शरीर पे कैसे होता है, और शरीर की समस्या का असर मन पे कैसे होता है? और दर्शन की बहुत बड़ी समस्या जो डेकार्ट के सामने आई, अगर भौतिक वस्तु और चेतना एकदम भिन्न भिन्न है तो आप इनके बीच में इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते। और उसके विचार का नाम ही क्या है? इंटरेक्शनिज्म। जो वो कर करके थक गया पर साबित कुछ कर नहीं पाया। कैसे साबित? आप कल्पना कीजिए, एक कमरे में एक लोहा रखा है, इधर एक विचार है। लोहा विचार से कुछ कहना चाहता है, किसी भी तरह से कह के देख ले कैसे कहेगा। और फिर विचार चाहता है कि मैं लोहे को कुछ कहूं, कैसे कहेगा? उस विचार ने कितनी कल्पनाएं की। उसने कहा खोपड़ी के अंदर एक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड की आधार पर इंटरेक्शन होता है। तो लोगों ने मुस्कुरा के सवाल पूछा कि पीनियल ग्लैंड क्या है, भौतिक या चेतन? अगर ये भौतिक है तो ये लोहा हो गया, ये चेतन है तो विचार हो गया, और समस्या वहीं की वहीं है। बड़ा लहूलुहान हो गया बेचारा, कुछ साबित नहीं कर पाया। मतलब उस समय के लोगों ने खूब तालियां बजाई, वाह वाह क्या सोचा है, क्या सोचा है। लेकिन बाद के लोगों ने, क्या सोचते हो यार तुम, क्या इसमें तुमने ऐसा सोचा? इतना क्राइसिस है। और इस क्राइसिस में कुछ लोग देखिए जिद्दी लोग हैं, रात दिन पढ़ते हैं, इनको इतना मन करता है पढ़ने लिखने का, इतना सोचते हैं रात दिन। इसलिए जो सच्चा दार्शनिक है उसका परिवार ठीक नहीं चलता है, वो दिन भर सोचता ही रहता है। उसी घर में लोग जाते हैं खाना लेके, वो देखता रहता है क्या है ये, सच में है कि भौतिक है कि चेतन है कि क्या है। वो बेचारा उस लेवल पे आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे महान कलाकार, महान साहित्यकार, महान दार्शनिक, महान गणितज्ञ आमतौर पर अकेले ही होते हैं। आजकल तो महान राजनेता भी, लेकिन पहले ये सब लोग अकेले ही चलते थे, परिवार के साथ सजता नहीं है। तो क्योंकि जो आदमी लगातार इसमें घुसा रहेगा उससे कौन संवाद कर पाएगा? तो जो लोग मानते हैं कि अंतिम सत्ता मैटर है, इनको बोलते हैं, इनके विचार को बोलते हैं मेटीरियलिज्म। मेटीरियलिज्म को हिंदी में बोलते हैं भौतिकवाद या जड़वाद। इन दोनों का एक ही मतलब है, मेटीरियलिज्म, भौतिकवाद या जड़वाद। इनके सामने क्राइसिस केवल ये है कि कैसे भौतिक पदार्थ से चेतना को एक्सप्लेन करें। हम करेंगे इसको एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज मैं चाह रहा हूं कि इन सबका नाम आपको समझा दूं, कौन कौन चिंतक है थोड़ा सा नाम बता दूं, फिर एक एक करके उठाएंगे उनका। क्योंकि भौतिकवाद में फिर इवोल्यूशनिज्म भी आएगा, डार्विन भी आ जाएगा, क्वांटम थियरी तक आएंगे। आइंस्टीन कहाँ फेल हुआ? अभी तो क्वांटम थियरी ने तो हद कर दी है। क्वांटम का मतलब होता है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे जो फिजिक्स है, जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम
मैकेनिक्स कह लीजिए। अच्छा, जब फिजिक्स शुरू हुई, जब साइंस, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, पश्चिम की बात अगर हम करें, भारत में तो बहुत पहले की साइंस है, उसके बाद तो ऐसे हमें नए रिसर्च कम देखे। यूरोप में रेनेसा के बाद से साइंस का डेवलपमेंट हुआ। 15-16 सेंचुरी से हमें साइंस दिखनी शुरू होती है, जब कोपरनिकस, गैलीलियो ये सब लोग हुए। ये सब खूब पिटे धर्म के हाथों, खूब इनकी पिटाई हुई, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाल दिए जो बाइबल के खिलाफ थे। जैसे बाइबल में माना गया कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य आसपास घूमता है। जिसको बोलते हैं कि जो धारणा है वो जियोसेंट्रिक धारणा बाइबल के अंदर है, कि केंद्र में पृथ्वी है। कोपरनिकस ने साबित कर दिया कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आसपास। इसको बोलते हैं कि हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट उसने दिया, कि सूर्य केंद्र में है। इस बात पे क्या क्या नहीं, उसको इतनी पिटाई हुई इस बात पर कि तुम बाइबल की बात को झूठा साबित कर रहे हो। उससे मैं क्या करूं, मतलब साबित यही हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। खूब उसकी भर्त्सना हुई, खूब मार पिटाई हुई, लेकिन बाद में साबित हुआ कि कोपरनिकस ही सही था। गैलीलियो ने कुछ ऐसी बातें कही, उसकी खूब ठीक से पिटाई हुई, और गैलीलियो से कहा कि माफी मांग लो चुपचाप, जिंदा रहना है तो। फिर से माफी मांग भी ली, पर माफी उसने इतनी रोचक मांगी, कभी पढ़िए नेट पे जाके गैलीलियो की माफी सर्च कीजिए। उसने माफी ऐसी लैंग्वेज में मांगी, उसने कहा मैंने जो रिसर्च की पूरी ईमानदारी से की, जो निष्कर्ष निकले पूरी ईमानदारी से निकाले, और मुझे लगता है निष्कर्ष सही है, लेकिन फिर भी किसी को खराब लगता है, मैं माफी मांगता हूँ। उसने माफी इस लैंग्वेज में मांगी, और उसके मरने के 500 साल के बाद चर्च ने उसको माफ किया। जबकि ये अपने अपने सवाल है कौन किसको माफ करेगा, लेकिन उसको माफ किया गया 500 साल के बाद। अभी 15-20-25 साल पहले की बात, उसको माफ किया गया है। तो वैज्ञानिक और दार्शनिक को तो वही खतरे झेलने पड़ते हैं क्योंकि जब वो बोलेगा सच बात तो कईयों को मिर्च लगती है, सीधी सी बात है। जब ये साइंस का रिवॉल्यूशन हुआ, फिर 17वीं सेंचुरी में न्यूटन आ गया। न्यूटन एक बड़ा, मतलब महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुआ। ग्रेविटी और जो उसके नियम है वो सब आए। हम मानते हैं कि न्यूटन से फिजिक्स एक तेज रास्ते पर आगे बढ़ी, लेकिन न्यूटन ने जो बातें कही उनमें से कुछ बातों को आइंस्टीन खारिज कर देते हैं। आइंस्टीन रिलेटिविटी की बात करें, जबकि उसके पहले साइंस में ये मानते हैं कि चीजें एकदम ऑब्जेक्टिव, एकदम फिक्स हैं। आइंस्टीन कह रहे हैं कि ना, चीजें रिलेटिव हैं। और पहली बार साइंस में सब्जेक्टिविटी आने की संभावना बनने लगती है। पर आइंस्टीन भी इस बात को नहीं मान रहे आगे चलकर। जब क्वांटम की बात है, उन्होंने कहा कि क्वांटम फिजिक्स पढ़ के लगता है कि जैसे भगवान पासे फेंक रहा हो। गॉड डज नॉट प्ले डाइसेस, गॉड डज नॉट थ्रो डाइसेस, नो। इसका मतलब हम ही कम समझ पा रहे हैं, कुछ हिडन वेरिएबल्स हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन वक्त तो वक्त है भाई। 1955 के आसपास आइंस्टीन की मृत्यु हुई है। उनके जीते जी कुछ प्रयोग ऐसे हो गए थे जो उनको खारिज कर रहे थे, और अब वो साबित हो गए गलत हैं। और क्वांटम फिजिक्स में एक जो नई धारणा आ रही है, वो ना हिला के रख देगी सबको। और कुछ लोग ये मानने लग गए हैं कि क्वांटम फिजिक्स ने साबित कर दिया कि अद्वैत वेदांत ठीक है। ये भी एक व्याख्या है। ऐसा कुछ साबित हुआ कि नहीं हुआ, समय की बात है। क्या प्रयोग है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्रयोग समझिए। एक प्रयोग है, बड़ा प्रसिद्ध है, अगर आपको साइंस में रुचि हो। मुझे साइंस में रुचि बहुत ज्यादा है, मुझे साइंस उतनी आती नहीं है, तो मैं अपने काम भर तरीके से कोशिश करता हूँ समझने की। क्योंकि जो स्कूल में साइंस पढ़ने का समय तब मैंने पढ़ी नहीं। अब मैं मेहनत कर करके सीखता हूँ कुछ कुछ, तो जितना समझ में आता है उससे कोशिश करता हूँ समझने की। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कभी सर्च कीजिए नेट पे, बहुत प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है। और ये मतलब पिछले 50-100 साल में लगातार इसके प्रयोग चल रहे हैं। प्रयोग ये है कि हम एक किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को एक रास्ते से भेजेंगे और पैटर्न देखेंगे। और कंसेप्ट ये है कि अगर वो वेव है तो सामने की दीवार पे पैटर्न अलग तरीके से बनेगा, पार्टिकल है तो अलग तरीके से बनेगा। मोटी सी बात, पार्टिकल है तो आप समझ के चलिए कि अगर 2 खिड़कियां हैं तो 2 धाराएं बन जाएंगी। वेव है तो वेव क्योंकि टकराएगी आपस में, तो वो 2 से ज्यादा धाराएं बन जाएंगी सामने की दीवार पर। ये बेसिक सा प्रयोग इस तरह का, नेट पे हजारों वीडियो इसके बारे में है। तो खूब प्रयोग किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एटम का कंसेप्ट आया। 19वीं शताब्दी के एकदम अंत में 1897 के आसपास इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। 20th सेंचुरी की शुरुआत में न्यूट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूक्लियस की खोज हुई। और इन सब की स्टडी को बोलते हैं क्वांटम
फिजिक्स। मजे की बात है कि एटम के ऊपर की जो दुनिया चल रही थी, क्वांटम फिजिक्स में आके सारी धारणाएं चेंज हो गई। एकदम हिल गया है, पूरी फिजिक्स हिली हुई है इस समय। इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं आजकल। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है? एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि जब हमने उसमें कुछ प्रयोग किए, प्रकाश को जब भेज के देखा, आइंस्टीन ने पहली बार कहा था कि प्रकाश एक वेव भी है और पार्टिकल भी। उससे पहले प्रकाश को वेव समझते थे, हम लहर समझते थे। आइंस्टीन ने कहा ना, वेव भी है पार्टिकल भी है, दोनों की तरह से बिहेव करता है, और उसको फोटोन कहा पार्टिकल के रूप में। अब जो चीज है ना, सुनेंगे तो कुर्सी पकड़ लीजिए, खिसक ना जाए कहीं, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है। इसी से आइंस्टीन हिल गए थे अपने समय में। प्रकाश को भेजा और प्रकाश वेव की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं। तो इनको ठीक से समझने के लिए क्या किया कि एक डिवाइस बनाई गई जो उस प्रयोग को ऑब्जर्व करेगी। और जैसी वो डिवाइस लगाई गई, प्रकाश का बिहेवियर पार्टिकल जैसा हो गया। ये क्या तमाशा हो रहा है भाई, अजीब तमाशा है तो। जैसी वो डिवाइस हटाई, वो फिर वेव जैसा हो गया। वेव जैसा कैसे हो रहा है? सामने दीवार पर जो इमेजेस बन रही हैं उससे पता लग रहा है। जैसे डिवाइस लगाई, फिर पार्टिकल हो गया। अब ये प्रयोग हजारों बार दोहराया गया और हर बार सेम रिजल्ट आया। और 2022 का नोबेल प्राइज जीतने वालों की धारणा क्या है कि जो प्रकाश है, जो फोटॉन्स हैं, देखे जाने पर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये पूरी भौतिक वस्तु की ऐसी की तैसी हो गई है। वरना भौतिक वस्तु को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि मैं देख रहा हूं उसको? भाई, सार्त्र ने कहा, कई दार्शनिकों ने कहा कि मनुष्य को फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको लगातार देखने लगूं या आप किसी को लगातार देखेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, परेशान होने लगता है। ये इंसान में होता है, एनिमल्स में भी होता है। पर कभी ऐसा हुआ कि आप अपने पेन को लगातार देख रहे हैं और पेन हिलने लगे कि भाई मत देखो ऐसे करके? ये तो कभी नहीं हुआ आपके साथ, है ना? हालांकि सहज योग वाले और कई लोग क्लेम करते हैं कि वो आंखों से चम्मच को मोड़ देते हैं। ये क्लेम कई परंपराओं का है, पर लोग उस पर डाउट भी करते हैं। जब तक अपने सामने देखेंगे नहीं, कैसे विश्वास करें? पर क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि जब ऑब्जर्व करते हैं तो प्रकाश का बिहेवियर पार्टिकल का हो जाता है, नहीं तो वेव का रहता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 3 वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज मिला है, गली मोहल्ले के लोग नहीं है, नोबेल प्राइज मिला है इसी साल का 2022 का, वो कह रहे हैं ये बात। और उससे खतरनाक एक बात और क्वांटम फिजिक्स ने बता दी है, जिस पर भी आइंस्टीन भड़के हुए थे। पूरा दर्शन टिका हुआ एक सिद्धांत पर, कारणता, कि हर चीज का एक कारण होता है। उस कारणता सिद्धांत को आग लगा दिए क्वांटम फिजिक्स ने। शायद कारणता सिद्धांत ही खारिज हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स से। और वो क्या रिसर्च है? वो रिसर्च भी इन लोगों ने साबित की है। उसको बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब दो चीजों का जुड़े होना। अब तक हम क्या सोचते हैं कि कोई भौतिक वस्तु अगर है, उसमें कोई भी चेंज तभी आएगा जब उसके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा, कोई टच होगा, बेशक हवा ही टच हो, कुछ टच होगा तो चेंज होगा उसके अंदर। हम ये नहीं मानते थे कि किसी के देखने से चेंज हो जाएगा। एक तो ये साबित हुआ कि देखने से चेंज हो रहा है। और अगर देखने से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब शंकराचार्य के दर्शन में साक्षी चैतन्य की धारणा है कि ब्रह्म एक ड्रीम की तरह से जगत का ऑब्जर्वर मात्र है। पूरा जगत केवल एक ऑब्जर्वेशन है और उस ऑब्जर्वेशन से ही चीजें बदल रही हैं। सांख्य दर्शन कह रहे हैं कि पुरुष यानी कि आत्मा के नजदीक होने मात्र से प्रकृति यानी भौतिक वस्तु में चेंजेस आने लगते हैं। अजीब हाल है। जिन चीजों को हम मजाक समझते थे, ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ रास्ता निकल रहा है उसका। पहली बार ऐसा हुआ ना कि किसी के ऑब्जर्व करने से भौतिक वस्तु की नेचर चेंज होने लगी, ये तो पहली बार सामने आया। और दूसरी व्याख्या तो और खतरनाक हो गई है। हम ये मानते हैं कि कोई बाहरी प्रभाव पड़ेगा, दबाव लगेगा तो परिवर्तन आएगा किसी वस्तु में, भौतिक वस्तु में। अब एक धारणा आई है क्वांटम एंटेंगलमेंट की, जिसका मतलब ये है कि सब एटॉमिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, किसी लेवल पर यह संभव है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल का कनेक्शन किसी और सब एटॉमिक पार्टिकल से कहीं और हो। कहीं और का मतलब पृथ्वी पे ही नहीं,
चांद पे भी हो सकता है, सूर्य पे भी हो सकता है, किसी और आकाशगंगा में भी हो सकता है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर भी हो सकता है। और उसमें रोचक बात क्या है, इनके बीच में ऐसा कनेक्शन है कि यहां पर जो पार्टिकल बिहेव करेगा उसका ठीक विपरीत बिहेवियर उस पार्टिकल का वहां हो जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, इन दोनों घटनाओं के बीच में टाइम का कोई लैप्स नहीं है, सेकंड के 1000वें हिस्से का भी लैप्स नहीं है। यहां हुआ वहां हुआ, एक साथ हुआ। और आइंस्टीन और फिजिक्स ये मान के चल रहे थे कि प्रकाश से ज्यादा तेज गति से कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता। प्रकाश का सिंपल भाषा में कहें, प्रकाश की गति क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। सूर्य की किरण यहां पहुंची 8 मिनट के बाद। जब भी आप सूर्य को देखें तो 8 मिनट पहले का सूर्य है, वो अभी का सूर्य नहीं है। 8 मिनट पहले सूर्य ऐसा था क्योंकि वो किरण अब पहुंची हमारे पास। यानी सूर्य की किरण यहां पहुंचेगी 8 मिनट में। पर यदि दो पार्टिकल्स हैं जो एंटेंगल्ड हैं, जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक पृथ्वी पर है और एक सूर्य पर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है 0 सेकेंड्स में। और इसी पर आइंस्टीन ने कहा था कि नहीं, ये कुछ गलत है, कुछ हिडन वेरिएबल से हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इन 3 वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि एकदम सही बात है। और अगर ये एकदम सही बात है तो हो सकता है कि इस पृथ्वी पर कुछ हो तो उसकी वजह इस पृथ्वी पर ना हो, कहीं और हिला हो, कुछ उधर हिला, या हिल गया और हम कह रहे हिल क्यों रहा है, हम उसको लगा रहे हैं 2 झापड़ के लिए, हिल क्यों रहा भाई, वो बेचारा एंटेंगल्ड है किसी और आकाशगंगा से। और अगर प्रकाश की गति को भी खारिज करती हुई स्थितियां हैं, कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, तो शायद निकट भविष्य में फिलॉसफी में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं फिजिक्स के साथ साथ। एक अच्छा फिलोसोफर आज के ज़माने में वो है जो फिजिक्स के साथ चले, केमिस्ट्री के साथ चले, बायोलॉजी के साथ चले। डार्विन का इवोल्यूशन पढ़े बिना आप दर्शन को पढ़ नहीं सकते आज के ज़माने में। मूर्खता होगी अगर आप केवल दर्शन पढ़ के काम चलाएं, साइंस को ना पढ़ें। बहरहाल, मेटीरियलिज्म यानी भौतिकवाद, इसका मतलब क्या है, जो मानता है कि अंतिम सत्ता भौतिक है और जो चेतना है, जो विचार है, वो सब कहाँ से बने हैं, भौतिक सत्ता से बने, मैटर से बने। अगर आपको जानना हो कि ये लोग कौन हैं, तो भारतीय दर्शन में, अगर इंडियन फिलोसफी में देखें तो एक ही दर्शन है जिसका नाम है चारवाक, जिसके चक्कर में आज आप आए थे। पूरे भारतीय दर्शन में एक ही दार्शनिक है, एक ही परंपरा है, चारवाक, जो भौतिकवादी है। सिंपल मानते हैं कुछ चेतन वेतन नहीं होता, सब भौतिक होता है। उनसे पूछो कि चेतना कैसे बन गई भाई, हम सोच कैसे पा रहे हैं, उनके एग्जाम्पल बड़े रोचक होते हैं। वो हमेशा खाने पीने में मस्त रहते हैं वो लोग। मैं हंसी मजाक में कह रहा हूं, उनका चिंतन बहुत गहरा है। जब उनको पढ़ेंगे आज से 2-4 लेक्चर्स के बाद, तो आप पाएंगे बहुत गहराई से बात की है और काफी हद तक उनकी कुछ बातें आज भी सही साबित हो सकती हैं, ये संभावना है अभी भी। उस समय वो कह रहे थे और उनकी मूल पुस्तकें सारी खत्म हो गई, ये भी पुस्तक नहीं हमारे पास जो ओरिजिनल उनकी पुस्तक हो। जनरली उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं, उनके आलोचकों के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं कि आलोचकों ने किस विचार की आलोचना की, निंदा की, क्रिटिसाइज किया। अब जो क्रिटिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि उनका पक्ष ठीक से सामने नहीं आएगा। कुछ तर्क छोड़ दिए होंगे, कुछ गलत तरीके से लाए होंगे, वो सब तो खतरा होता ही है ना। चारवाकों ने कहा कि चेतना कोई अलग चीज नहीं है। जैसे पान आप खाते हो, अगर उनके एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं, पान, शराब, वो सब एग्जाम्पल देते हैं। मतलब वो तो पता नहीं क्या देते, जो कोट किया जाता है वही कोट किया जाता है। जैसे शराब है, उस समय शायद गुड़ से बनती हुई, तो उन्होंने गुड़ का एग्जाम्पल दिया। किण्वा दिभ्यो मद शक्तिवत विज्ञानम, उनका वाक्य है बड़ा प्रसिद्ध, जिनका मतलब ये है जैसे गुड़ है, गुड़ में नशा नहीं है, पर उसी गुड़ में जब किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, तो नशा आ जाता है। पान है, पान का पत्ता लाल नहीं होता, सुपारी देखेंगे वो भी लाल नहीं दिखती है, कत्था भी लाल नहीं है, चूना भी लाल नहीं है, पर जब इन सबको मिला के चबाते हैं तो लाल हो जाता है। ठीक वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड 4 महाभूतों से बना है। आपके मन में होगा 5 होते हैं, नहीं, चारवाक में 4 होते हैं। कई लोग 4 मानते हैं। आकाश छोड़ दीजिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन 4 चीजों के अलग अलग अनुपात में मिलने से सब चीजें बनती हैं, और इसी के एक विशेष अनुपात से चेतना भी विकसित हो जाती है। उनका ये आंसर है कि चेतना कुछ नहीं है, भौतिक चीजों से बन जाती है।
लोग कहते हैं ये क्या बात हुई यार, कैसे बन सकती है। लेकिन आज के समय में फिर एक बात है, कंप्यूटर में सारी भौतिक वस्तुएं हैं, पर कंप्यूटर थिंकिंग कर पा रहा है, प्रोसेसिंग कर पा रहा है, लैंग्वेज के खेल भी खेल रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर पा रहा है। तो यदि भौतिक वस्तुओं के बने हुए कंप्यूटर में ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो भौतिक वस्तुओं से बने शरीर में क्यों नहीं हो सकता है। आजकल जब से कंप्यूटर और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है ना, वर्चुअल रियलिटी, चारवाक बहुत खुश है कि हमारी बात काफी ठीक साबित होने वाली है। लेकिन इतने में क्वांटम आ गया, वो कह रहे कि देखने से भौतिक का व्यवहार चेंज है। उससे ये लोग बहुत खुश हैं कि कॉन्शियसनेस भौतिक वस्तु को भी चेंज कर सकती है। वो क्वांटम क्वांटम कर रहे हैं आजकल, और चारवाक कंप्यूटर कंप्यूटर कर रहे हैं। तो भारत में चारवाक हैं, और आधुनिक काल में देखें तो एक व्यक्ति का नाम शायद आपने सुना होगा, M.N. रॉय। सुना है इनका नाम? मानवेंद्र नाथ रॉय। ये एक मार्क्सवादी विचारक थे, बाद में मार्क्सवाद से हट गए थे। जब सोवियत संघ बना, लेनिन वहां के प्रमुख थे, तो लेनिन के सलाहकार थे। ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेनिन के सलाहकार रहे। उसके बाद जब स्टालिन आया तो कुछ मतभेद उनसे हुआ, तो वापस भारत आ गए। स्टालिन से मतभेद के बाद आमतौर पे रास्ता सीधे परलोक का ही होता था, पर इनकी खुशनसीबी थी कि यही लोक में रहे उसके बाद भी, और लंबे समय तक विचार विमर्श करते रहे। पश्चिम में बहुत लोग हैं भौतिकवादी, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, पश्चिम में शुरुआत के लोग तो भौतिकवादी सोच पा रहे थे। सबसे पहले दार्शनिक थेल्स, या जिसको थेलीस कुछ लोग बोलते हैं, थालेस बोलते हैं कुछ लोग, पता नहीं कैसे सोचा, उसने कहा कि जो अंतिम सत्ता है वो पानी है, पानी से ब्रह्मांड बना है। लोगों ने थोड़ा समझा के बता दो, पानी से आग कैसे बनी, समझाओ जरा। समझा नहीं पा रहे हैं बहुत ज्यादा, पर कह रहे हैं कि पानी से बना है। तो उसका एक पड़ोसी था, उसने कहा ना, हवा से बना है। उसका नाम था एनेक्सिमेनीज। इनका ये तो ठीक नहीं। तीसरा बोला हेरेक्लाइटस, आग से बनी है दुनिया। तो एक खेल चल रहा है, आग से बना, पानी से बना, हवा से बना। उसके बाद जाके एम्पेडोक्लीज नाम का आदमी, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उसने बताया, वो एकदम चारवाक का भाई है वहां पर। समझ लीजिए चारवाक कुंभ के मेले में क्या गुम हो गया, दो भाई, एक भाई चला गया ग्रीस में, एक भाई रह गया यहाँ पर। तो उस भाई का नाम एम्पेडोक्लीज है वहां। कह रहे 4 महाभूतों से दुनिया बनी है, वही 4 जो चारवाक कह रहा था। फिर तो डेमोक्रिटस नाम का एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ जो कहता है कि परमाणुओं से दुनिया बनी है। भारत में तो 4 दर्शन परमाणुवाद की बात करते हैं, पश्चिम में भी कुछ लोग करते हैं, यानी कि कई लोग हैं। और आधुनिक काल में अगर आपको एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना हो तो कार्ल मार्क्स का नाम तो आपको पता ही होगा। आधुनिक काल का सबसे बड़ा भौतिकवादी कौन है? कार्ल मार्क्स है। जो इनको नहीं मानते वो कहते हैं भाई कॉन्शियसनेस ही अंतिम सत्य है, और जो व्यक्ति माने कॉन्शियसनेस, उसकी विचारधारा को बोलते हैं आइडियलिज्म, या कहीं कहीं बोल देते हैं स्पिरिचुअलिज्म। हिंदी में प्रत्ययवाद या विज्ञानवाद या अध्यात्मवाद, 3 नाम चलते हैं। लेकिन शब्द अंग्रेजी का लेंगे तो उससे समझना आसान रहेगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हिंदी में अनुवाद कई बार अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग होता है। जब भी कोई बोले आइडियलिज्म, इसका मतलब अंतिम सत्ता चेतन पदार्थ की है। इनके सामने क्राइसिस क्या है कि चेतन से भौतिक कैसे साबित करें, विचार से लोहा कैसे बना, कैसे समझाएं। तो 2 तरीके होते हैं, एक ये कि लोहा है ही नहीं, सिर्फ विचार है, और दूसरा ये कि विचार जो है भ्रांति है, भ्रम है, इल्यूजन है। भारतीय परंपरा की बात करें तो शंकराचार्य इसमें सबसे ऊपर है, अद्वैत वेदांत, और ये मानते हैं कि जो भौतिक वस्तु है वो मिथ्या है। आपने शब्द सुने मिथ्या? मिथ्या का मतलब अंतिम रूप से सत्य नहीं है, अंतिम सत्य केवल चेतना है। और पश्चिम में एक व्यक्ति हुआ हीगेल, अभी आप केवल इन 2 का नाम ध्यान रखें। हीगेल मानता है कि दुनिया मिथ्या नहीं है, और जो भौतिक वस्तुएं नजर आती है दरअसल वो विचार ही होता है। आपको अजीब सा लग रहा होगा ना, तो मैं आपको एक हल्का सा खेल खेल के बताता हूं। भारत में एक और दर्शन है बहुत ही खतरनाक, जिसको बोलते हैं योगाचार विज्ञानवाद, बौद्ध परंपरा में हुआ, और पश्चिम में बर्कले। इन दोनों ने लगभग एक जैसी बात की है, और इतनी खतरनाक बात की है, मैं आपको समझाता हूं 2 मिनट के अंदर। ये दोनों मानते हैं कि भौतिक वस्तु होती ही नहीं है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो भौतिक कुर्सी नहीं है। डरिए मत, अब गिरेंगे नहीं, लेकिन इनके हिसाब से आप भौतिक वस्तु पर नहीं बैठे हुए हैं। ये पेन जो है भौतिक नहीं है।
आप सोचेंगे अजीब टाइप के लोग हैं, इनकी कॉमन सेंस भी ठीक नहीं है इनके, तो और ये दार्शनिक बन गए, तो इनसे अच्छे तो हम बन जाएंगे दार्शनिक, ये मन में भाव आ रहा होगा ना। सच बात यह है कि आप इनको खारिज कर भी नहीं पाएंगे, जब इनकी बात ठीक से सुन लेंगे खारिज कर नहीं पाएंगे। 2 मिनट खेल लेते हैं, विस्तार में बाद में खेलेंगे। जैसे पेन है, आपको ये डिसाइड करना है कि पेन सच में है कि नहीं है, भौतिक वस्तु है कि नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप पहले देखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं इसको, सूंघेंगे नहीं इसको, टेस्ट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये जीभ और नाक वाला मामला नहीं है, ये छूने वाला और देखने वाला मामला है। तो 2 इंद्रियां काम करेंगे इसमें, है ना। आपने देखा, आपने कहा पेन नहीं, इस पर क्या सोचना है। लेकिन जब आपने देखा तो आपको क्या दिखा? आप कहेंगे पेन दिखा, नहीं, आपको पेन नहीं दिखा, क्योंकि पेन का कंसेप्ट आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, इसलिए आपने इसको देख के बोला कि पेन है। अगर आपको पेन दिखता है ना, तो एक बहुत छोटा बच्चा जब पहली बार इसको देखता है इसको पेन बोलता वो भी, पर बहुत छोटा बच्चा जिसने पेन कभी ना देखा वो उसको पेन नहीं बोलता है। आप 10 बार बताएंगे तब पेन बोलना शुरू करता है, उसके पहले नहीं बोलता है पेन। तो आपने देखा क्या, एक लगभग 5-6 इंच की आकृति जो बहुत पतली सी है, थोड़ी गोलाकार है, आगे से थोड़ी सी नुकीली है, ऐसी आकृति आपको दिखी, पेन नहीं दिखा। पेन तो आपने बोला उसको। कितना हंस रहे हैं कि भैया ये तो जादू होने वाला लगता है। सच में जादू हो जाता है भाई। योगाचार विज्ञानवाद बर्कले के हाथ में पड़ जाओगे ना, वापस आते हुए खुद तो संभाल के आओगे कि मैं बचा रहा हूँ किसी तरह से, भौतिक बड़ी दिक्कत है उनके सामने। तो आपने जो देखा, एक काली आकृति देखी, फिर आपने छुआ, हो सकता दबाने वाला पेन भी होता, कई बार आपने छू के ऐसे ऐसे किया, पर क्योंकि आपको पहले से पता है कि ऐसे दबाने वाली चीज पेन होती है, इसलिए आपने पेन बोल दिया, वरना आप नहीं बोल पाते। वरना आप क्या बोलते? कुछ है जो कठोर है और गोलाकार है, इतनी लंबाई है और चुभने वाला नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है कि दब जाए, कठोर सा कुछ है। और फिर आपने क्या किया, आपने एक विशेष किस्म की आकृति में जब कठोरता का अनुभव भी ऐड हो जाए, खास किस्म का, उनको दिमाग में जोड़ के एक नाम दे दिया पेन। और जब जब वो अनुभव मैच होने लगे, आप बोलने लगे मेरे हाथ में पेन है। इतना ही खेल है। आपको लग रहा है गलत जगह आ गए भाई, ये तो लगता है कुछ गड़बड़ करेगा, मदारी वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों को कि, है ना। लेकिन दरअसल आप देखें, ये दर्शन में बहुत बड़ी समस्या है। और कांट, जो कि मेरी नज़र में सबसे महान दार्शनिक हुआ, उसने अंत में कहा कि जगत में वस्तुएं हैं नहीं हैं, कैसी हैं, हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो केवल उन अनुभवों तक है जो हमारे पास आ रहे हैं। अनुभव क्या आ रहा है? कठोरता, काला, इतना ही अनुभव है। उसके बियॉन्ड चीजें हैं या नहीं हैं, तो ऐसी ही है या नहीं, हम दावा नहीं कर सकते। पर उसने कहा कि जो हम जान रहे हैं वो फिनोमेना है, जो हम सबको दिख रहा है पेन। जो नहीं जान पा रहे वो नोमेना है, जो वास्तविक वस्तु, उसको हम जान ही नहीं सकते हैं। अब जो इस लेवल पर चला जाता है, वो कहता है कि भौतिक वस्तु थोड़ा ना मिले, हमें 2 तरह के अनुभव मिले, और अनुभव जो मिले वो चेतना को मिले, विचार के रूप में मिले। तो विचारों की दुनिया है। कुछ विचार 2 इंद्रियों से ज्ञात हो रहे हैं, कुछ विचार 3 से ज्ञात हो रहे हैं, कुछ 1 से ज्ञात हो रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा खेल समझ लीजिए। अगर आप पे इंटरेस्ट होगा तो इसको आगे बढ़ेंगे, वरना ज्यादा लोड मत लीजिए। शंकर ने कहा कि अंतिम सत्ता ब्रह्म की है और ये जगत मिथ्या है। हीगल ने कहा कि ब्रह्म ही समझ लीजिए, जगत भी मिथ्या नहीं है, विचारों के रूप में है। ये एग्जाम्पल मैं कई बार आपको देता हूं। कल्पना कीजिए कि आप सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सपना देखते होंगे ना आजकल तो, ठीक है, इस उम्र में देखते हैं ज्यादा, हर उम्र में देखते हैं, नेचर चेंज हो जाती है। तो आपने सपने में मान लीजिए कुछ देखा कि आप खेल रहे हैं, 4-5 दोस्त आपके साथ हैं, या कहीं पार्टी में बैठे हैं और वहाँ किसी रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही है और बड़ा मजा आ रहा है। बहुत सारा भोजन और पेय पदार्थ आपके सामने रखे हुए हैं। सब लोग मतलब चीयर्स कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है, फिर उसको सेलिब्रेट किया गया, उसको पीटा गया, और उसके बाद सब लोगों ने कुछ कुछ खाने और पीने की वस्तुओं का सेवन किया सपने में। अब आपको यह बताना है कि आपके सपने में आप भी हैं, बाकी लोग भी हैं। आपके सपने में जो आपका दोस्त है
वो भौतिक है या चेतन है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको सपने में लग रहा है कि वो रियल है एकदम, पर आपके सपने में जो आपका दोस्त है वो भौतिक है या चेतन है? वो तो आइडिया है, केवल चेतन है। और जो पी रहे थे वो भी चेतन है। और जो खा रहे थे, समोसा हो या चिकन हो, जो भी आप खाते हैं, वो क्या है? तो आपने चेतन समोसा खाया बेसिकली, और चेतन कैंपा कोला पिया आपने बेसिकली। और आपके दोस्त जो कि जीते जागते मनुष्य हैं, वो सपने में चेतन थे आपके। और वो जो चेतन दोस्त है, दोस्त नंबर 1 और दोस्त नंबर 2, वो एक दूसरे के लिए क्या है? वो भी चेतन है, वो आपकी चेतना के हिस्से हैं, लेकिन लग रहे हैं भौतिक। सपने में आपको एकदम लग रहा है कि भौतिक है, सब है सारा चेतन। तो हेगेल जो कहना चाह रहा है वो ये है कि समझ लो ऊपर वाला सपना देख रहा है और उस सपने में हम सब हैं। नेक्स्ट लेवल। और जितना आप नाच रहे हैं ना, उसकी चेतना में नाच रहे हैं, जैसे आपके सपने में दोस्त नाच रहे थे। हम सब क्या है, समझ गए? हो सकता है कि हम भगवान के सपने में आने वाले विचार मात्र हों। जैसे मेरे सपने में मेरे दोस्त आते हैं, बहुत सारी भौतिक वस्तुएं आती हैं, पर उस समय वो चेतन है सर। पर सपने में जितने लोग हैं उनको लग रहा है कि भौतिक है। वो पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, म्यूजिक भी चला रहे हैं, और सुबह उठ के पता लगता सपना था, सब कुछ केवल कॉन्शियसनेस थी। ठीक ठाक संभावना है। और क्वांटम फिजिक्स का संकेत भी खतरनाक है कि देखने से प्रकाश चेंज हो रहा है, देखने से फोटॉन्स बन जाते हैं। और अगर ऐसा है तो भगवान के देखने से तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा फिर तो मैं केवल हिंट कर रहा हूं कि जो स्पिरिचुअलिज्म के लोग हैं, आइडियलिज्म के लोग हैं, इस तरह से इस ब्रह्मांड की व्याख्या करते हैं। फिर आप उनसे पूछेंगे विचार से लोहा कैसे बनेगा? कहेंगे सपना देख लो, सपने में लोहा ले आओ। जो सपने में लोहा है विचार ही तो है। और आप रट रहे थे पूरी एलिमेंट्स की लिस्ट, 118 एलिमेंट्स रटे हुए थे आपने, सबके आइसोटॉप्स रट लिए थे, किसके प्रोटॉन्स का नंबर क्या है वो भी रटा हुआ था। पता लगा वो सब विचार निकले फाइनली। तो फिलॉसफी में एक पक्ष ये भी होता है। कुछ लोगों का माथा हो गया खराब, उनका इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। उन्होंने एक विचार दिया जिसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म या तटस्थवाद। इसमें आप फिलहाल एक व्यक्ति के नाम याद रखिए, स्पिनोजा। हालांकि विलियम जेम्स, बर्टन रसेल, ये सब लोग भी, भारत में इस विचार का समर्थन नहीं हुआ है, इसलिए आपको इंडियन फिलोसफर इसमें नजर नहीं आएगा। स्पिनोजा हैं जो 18th सेंचुरी के आसपास के व्यक्ति हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और बर्टन रसेल और विलियम जेम्स ये 20th सेंचुरी की शुरुआत के लोग हैं। जेम्स अमेरिका में, रसेल इंग्लैंड में थे। स्पिनोजा का पक्ष समझिए, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है कि देखो जो परम तत्व है, भगवान है ना, उसमें अनंत गुण हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक अच्छी सी कल्पना करते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, और मैंने कई मूर्खों को कहते सुना कि भगवान नहीं है क्योंकि भगवान दिखता नहीं है। ये मूर्खता का एक लक्षण है। मतलब अगर आप भगवान का दावा करते हैं तो भी मूर्खता का लक्षण है, उसके नहीं होने का दावा करते तो भी वैसा लक्षण है। कहने का तर्क दे रहे हैं भगवान दिखता नहीं है इसलिए भगवान नहीं है। अरे भगवान अगर होगा और मजे लेना चाहिए आपके, तो ऐसा कर सकता है कि आपको ऐसा बनाए कि 5 इंद्रियां दे, और छठी इंद्री जिससे वो ज्ञात होता है वो ना दे आपको, और आप ऐसे ऐसे घूम रहे हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। कल्पना कीजिए, एक शहर के बारे में सुना मैंने, जब बचपन में कहानियां सुनता था, आपने भी सुनी होगी, कि एक देखने वाला आदमी अंधों के शहर में चला गया है। आपने सुनी है कहानी? हमारे स्कूल में थी ये कहानी, मुझे इसका कहानी का नाम ध्यान नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी है, उसकी आंखें ठीक आदमी है, एकदम स्वस्थ आदमी है, गलती से एक जगह चला गया जहां कोई नहीं देख सकता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, कोई पेंडेमिक हुई होगी, वहां एपिडेमिक हुई होगी, उसके बाद से कोई देख ही नहीं सकता है। और एज्यूम कीजिए कि 10,000 साल से उस परंपरा में किसी ने देखा ही नहीं, तो वो लोग ये भूल भी गए कि कोई देखता था हमारे यहाँ। उनको देखना पता ही नहीं क्या होता है, और ये आदमी चला गया। अच्छा, वो देख नहीं पा रहे तो उनकी बाकी इंद्रियां ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, तो वो उससे सारा काम चला लेते हैं। भाई कितने जीव हैं जो नहीं देख पाते हैं? 3 इंद्रियों वाले जीव, 2 इंद्रियों वाले जीव काम चलाते हैं वो भी अपना।
इससे क्या फर्क पड़ता है, हम देख पाते हैं। तो 5 इंद्रियों वाले जीव कौन है? मनुष्य है, जैसे गधा है, कुत्ता है, घोड़ा है, ये सब तुलना मत कीजिए, लेकिन हाँ, हम कुछ ही जीव हैं जो 5 इंद्रियों वाले हैं, हम उस कैटेगरी में सबसे समझदार जीव माने जाते हैं, ठीक है। अब एज्यूम कीजिए कि आप एक ऐसी सभ्यता में गए जहाँ कोई देख नहीं सकता। अब वो आदमी गया, मैंने कहानी स्कूल में पढ़ी थी, स्कूल मतलब सिलेबस में थी हमारे। अब वो आदमी वहां गया, कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया कि कोई विदेशी आ गया है। उसने पूछा, आप लोग देख नहीं पाते? वो आपस में क्या बात करें कि ये कुछ ऊल जरूर बोलता है। कह रहे देख नहीं पाते, ये क्या होता है? अरेस्ट करो, उसको लेके चलो। पुलिस के पास लेके कंप्लेंट क्या लिखवाएगी कि ऊल जलूल तरीके से बातें करता है, कहता है देख नहीं पाते, मीनिंगलेस बातें बोलता है। वो पुलिस वाले से ऐसे कह रहे, भैया मैं सच में देख पाता हूँ, आप भी नहीं देख पाते? पुलिस वाला कह रहा है, गवाह मैं ही हूं कि ये ऊल जलूल बात करता है, मेरे सामने भी कर रहा था। अरेस्ट हो गया, केस चला, जजेस की बेंच बैठी थी, वहां जज ने पूछा भी क्या बात है, वकील ने पूछा क्या बात है, उसने कहा अरे सर मैं देख सकता हूँ, आपको पता नहीं है देखना क्या होता है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने ऐसे कपड़े पहने, मैं आपको देख पा रहा हूँ। जज आपस में बात करेगी, सही आरोप है हमारे सामने भी अपराध कर रहा है। तो फिर फैसला हुआ कि ये आदमी गलत बातें बोलता है, भड़काता है सब लोगों को, कुछ ऐसी शक्तियों की बात करता है जो सुपरनेचुरल हैं, जो किसी मनुष्य के पास नहीं होती हैं। ये ओझा किस्म का आदमी लग रहा है, तांत्रिक किस्म का आदमी लग रहा है, और ये समाज को परेशान कर रहा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो 10 साल की कैद दे दी उसको, लो भाई। अब वो परेशान है कि यार मैं तो सच बोल रहा हूं कि मैं देख पा रहा हूं। तो इसके नेक्स्ट लेवल पर चले जाइए, क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं ना। नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि ईश्वर को जानने का तरीका हो कोई 6ठी या 7वीं इंद्रिय जो ईश्वर ने हमें दी ही नहीं, और हमारे आसपास बैठ के मजे ले रहा हो हमारे। जैसे कोई व्यक्ति अगर नहीं देख पा रहा, वो बेचारा ऐसे अनुमान कर रहा है, और कोई उसको परेशान कर रहा है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है, वो ऐसे ट्राई कर रहा, नहीं पकड़ पा रहा उसको, या आदमी पीछे पीछे घूम रहा है। ये भी तो हो सकता है ईश्वर हमारे पीछे पीछे मजे ले रहा हो हमारे, क्योंकि उसने हमें वो शक्ति दी ही नहीं जिससे हम उसको जान सकें। बाकी शक्तियां दी कि लो मजे लो आपस में, लेकिन मुझे नहीं जान सकते भाई, अपने आप को जानने लायक नहीं दूंगा, बाकी तुम सब जानो, ऐश करो। और इसलिए एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। क्यों जरूरी नजर आना भाई? बिना नजर आए भी तो हो सकता है, ऐसी 1000 चीजें जो नजर नहीं आती तब भी हो सकती हैं। इसलिए स्पिनोजा की बात समझनी है तो एज्यूम कीजिए कि ईश्वर है जिसके पास हजारों लाखों असंख्य गुण हैं, और उसने सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मनुष्य और बाकी प्राणी मेरे 2 ही गुण देख पाएंगे, और उनमें से एक गुण का नाम होगा मैटर, एक गुण का नाम होगा कॉन्शियसनेस। बाकी मेरे गुण जानने की शक्ति मैं इनको दूंगा नहीं मूर्खों को। और आप इन 2 को पकड़ पकड़ के नाच रहे हैं कि जड़ है कि चेतन है, चेतन है कि जड़ है, और ईश्वर मजे ले रहा है कि 500 और हैं, वो तो बताया ही नहीं मैंने तुम्हें अभी, वो तो बताया ही नहीं। इसलिए स्पिनोजा कह रहा है कि अंतिम तत्व जो है वो न्यूट्रल है, वो ना जड़ है ना चेतन है। हमारी लिमिटेशन है कि हम उस न्यूट्रल की केवल 2 पावर्स को देख पा रहे हैं, मैटर और कॉन्शियसनेस को। इससे अंतिम सत्य मैटीरियल या कॉन्शियस हो जाए ऐसी बाध्यता नहीं है, ऐसी कंपल्शन नहीं है। अब कितना गहरा दर्शन है, स्पिनोजा बहुत गहरे दार्शनिक है, बहुत ही गहरा दार्शनिक है। और स्पिनोजा दुनिया के उन लोगों में है जो नियतिवाद को मानते हैं, डिटर्मिनिज्म, जिसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं कर रहे, वो वहां से डिसाइडेड है। और उससे लोगों ने कहा कि इससे तो दुनिया चलेगी नहीं, बोले ना चले, सच तो सच ही रहेगा। अब दुनिया चलाने के लिए झूठ बोल दूंगे थोड़ा ना होगा, सच में ऐसा है। एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड, प्री डिटरमाइंड। आप में से जो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, हाँ, गर्दन भी आप नहीं हिला रहे हैं, ये भी ऊपर से हिलाई जा रही है। हम सब कठपुतली हैं, तार किसी और के हाथ में वो तार हिलाता है, और सामने के लोग समझ रहे हैं कि आप हिल रहे हैं। कुछ नहीं, ये हाथ भी ऐसे नहीं हिल रहा है, तार से हिल रहा है। डिटर्मिनिज्म जो परफेक्ट डिटर्मिनिज्म होता है
बहुत कम लोगों ने माना, जिनमें से एक व्यक्ति स्पिनोजा है। कभी इनका जिक्र होगा तो इसको पढ़ेंगे। अंतिम वही है ड्यूअलिज्म। ये वो लोग हैं जो बोलते हैं नहीं भाई हम तो दोनों को मान लेते हैं, बात खत्म करो, मैटर भी है कॉन्शियसनेस भी है। जैसे सांख्य दर्शन मैंने जिक्र किया, थोड़ा सा रामानुज, पश्चिम में प्लेटो और अरस्तु भी लगभग ड्यूअलिज्म को मान लेते हैं, और डेकार्ट मैंने बताया था ना अभी आपको, जो फंस गया था बेचारा, अंत में वो भी नहीं मानता, कहानी बनाता है, ईश्वर को ले आता है, लेकिन जब तक ईश्वर ना आए तब तक वो ड्यूअलिस्ट रहता है। अब जो पूरी बात हुई, अगर मैं इसको एक डायग्राम में समअप करने की कोशिश करूं, अगर आप समझ पाए हैं तो आप इसको एंजॉय करेंगे। इस सब को पढ़ने के बाद जीवन का उत्साह कम मत कर लीजिएगा। शाम को पार्टी होनी चाहिए जैसे होती है वैसे ही। अब इस बात पे पार्टी देना कि किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसी बात पे इसी बात पे एक समोसा खा लो, क्या दिक्कत है। समोसा मैं कह रहा हूं, आप जो भी खाते हैं, मतलब मुझे नहीं पता क्या आपका शौक है। इन दोनों चीजों को एक बार मिला के देखते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा, मैंने कहा था कि संख्या के हिसाब से 3 विचार हैं। पहला क्या है, लिखने के बाद बोला तो क्या बोला, पहला क्या है, मोनिज्म है। मोनिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, एकवाद बोल देंगे, जिसका मतलब सिंपल सा है कि अंतिम जो सत्य है या सत्ता है एक है, बस। ठीक, एकवाद से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूअलिज्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्वैतवाद। तीसरा क्या हो जाएगा, प्लुरलिज्म। इसको आप अनेकवाद कह लीजिए, आसान शब्द रखते हैं। कुछ लोग इसको बहुलवाद कहते हैं, कुछ बहुतत्ववाद कहते हैं। बहु मतलब छोटी मात्रा वाला, बहु नहीं, पर ये जो बहु है छोटे वाला हु है, मतलब वैरायटी के सेंस में। तो 3 रास्ते हैं, अंतिम सत्ता एक है, 2 हैं, बहुत सारी हैं, कितना सिंपल है। ठीक है, अब जो मानता है कि एक है उसके पास क्या रास्ता है, या तो मान ले मेटीरियल है, या वो आइडियलिस्ट हो जाएगा। आइडियलिज्म का मतलब क्या होगा, चेतना है। या वो मान लेगा कि न्यूट्रल है। क्या मैं आपको 3 शब्द समझा पाऊंगा, बताइए। पहला, कुछ लोग हैं जो मेटीरियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं, अंतिम सत्ता एक है और भौतिक है। कुछ आइडियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर चेतन है। कुछ कहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर न्यूट्रल है, न्यूट्रलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं। इन्हीं शब्दों को लेकर लोग दर्शन में ना अजीब तांडव मचाए रखते हैं कि आई एम ए न्यूट्रलिस्ट मोनिस्ट, आई एम ए प्लुरलिस्टिक, ऐसे बोलो, तबाह कर देते हैं लोगों को। डरना नहीं है, ये सारे शब्द बड़े आसान होते हैं, बस एक बार समझ लेना है, मीनिंग समझ में आएगा, बात समझ में आ जाए, क्या दिक्कत है। जो मेटीरियलिस्टिक मोनिस्ट है कि अंतिम सत्ता एक है, भौतिक है, जैसे थेल्स या थेलीज, क्या कहा था इसने, अंतिम सत्ता क्या है, पानी, पानी ही अंतिम सत्ता है, यानी अंतिम सत्ता एक है किंतु भौतिक है। जो कहे अंतिम सत्ता एक है किंतु चेतन है, शंकराचार्य को ले आइए, ब्रह्म या हीगल एब्सोल्यूट आइडिया बोलता है, एक है, चेतन है। एक है, न्यूट्रल है, स्पिनोजा। जब मैं फिलोसफी पढ़ाता था 10 साल पहले, तो स्पिनोजा याद करवाने के बोलता था कि एक बॉलर था क्रिकेट में, उससे बॉल स्पिन नहीं हो रही थी, तो उसने बॉल से कहा प्लीज स्पिन हो जा। तो फिर बच्चों को याद रहता था, हाँ स्पिनोजा स्पिनोजा स्पिनोजा, ऐसे ही याद करते थे कि कौन दार्शनिक है, स्पिनोजा। तो मैं जब भी इसका नाम बोलता मुझे वही सीन याद आया था, स्पिनोजा। कुछ कहते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद में सिंपल है, द्वैतवाद जो ही मानेगा कि मैटर भी है, कॉन्शियसनेस भी, बात खत्म। जैसे सांख्य हो गया, और पश्चिम में देखें प्लेटो और अरस्तु को आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं। अब प्लुरलिज्म मानने वाले क्या करेंगे, बहुत सारी सत्ताएं हैं, इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक, बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी मटेरियल हैं, तो प्लुरलिस्टिक मटेरियलिज्म या मटेरियलिस्टिक प्लुरलिज्म कह देंगे। बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी कॉन्शियस हैं। बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी न्यूट्रल हैं। बहुत सारी सत्ताएं हैं और उनमें से कुछ मैटर हैं, कुछ कॉन्शियस हैं। 4 ऑप्शंस बनते हैं। जो आदमी कहे कि बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी की सारी मटेरियल हैं, इनमें चारवाक को रख लीजिए। चारवाक आपको बहुत पसंद है ना, तो मैंने उसको रख दिया यहां पर। वो क्या कह रहे, 4 महाभूत हैं, 4 मान ली, इसका मतलब प्लुरलिस्ट है, लेकिन मैटर की बात करता है सिर्फ। जो कहे कि बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु चेतन है, उसे क्या बोलेंगे, प्लुरलिस्टिक आइडियलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म।
एक नया नाम है लाइबनिज। ये वो व्यक्ति जिसने कैलकुलस का आविष्कार किया था, गणित में, बहुत भारी दार्शनिक था। ये मानता है कि दुनिया चेतन परमाणुओं से बनी है, असंख्य परमाणु है कि दो चेतन परमाणु है, सो मोनेड बोलते हैं। न्यूट्रल है किंतु बहुत सारी सत्ताएं हैं, जैसे विलियम जेम्स या बर्टन रसेल, जिनका जिक्र मैंने किया था थोड़ी देर पहले। मतलब स्पिनोजा तो एक मानता है ना, तो उसको हमने वहां रखा एक में। ये मानते हैं कि बहुत सारे हैं, लेकिन वो मतलब उनको हम जड़ और चेतन नहीं कह सकते। और कुछ लोग मानते हैं कि देखो भाई, सत्ताएं तो बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन हैं, और हम इनको मिक्स नहीं कर सकते। ये भारत के लगभग सब दार्शनिक इस धारा पर चलते हैं, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे न्याय वैशेषिक हो, चाहे मीमांसा हो, ये सब इसको मानते हैं। सांख्य छोड़ दीजिए, योग छोड़ दीजिए, वेदांत छोड़ दीजिए, क्योंकि सांख्य और योग द्वैतवाद में आएंगे, वेदांत यहां आ जाएगा। इनको छोड़ के बाकी सारे भारतीय दार्शनिक मानते हैं कि सत्ताएं बहुत सारी हैं और उनमें से कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन हैं। पश्चिम में देखना हो तो ये विचार बहुत लोग होंगे, जैसे मेरे ख्याल से एम्पेडोक्लिस जैसे कुछ लोग इसमें शायद किसी तरह से हम सेट कर पाएंगे, लेकिन ये विचार भारत में ज्यादा मिलता है, पश्चिम में कम मिलता है, भारत में ज्यादा है। एक कविता है, जब मैं साहित्य पढ़ाता हूँ, बच्चे इस मुद्रा में आ जाते हैं जब थोड़ी देर के बाद। कैलाश वाजपेयी कवि हुए, उनकी कविता का भाव ये है, न हमारी आंखें हैं आत्मरत, न हमारे होठों पे शोक गीत, जितना कुछ ऊबना था ऊब लिए, हमें अब किसी भी व्यवस्था में डाल दो। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेरे बड़े प्रिय कवि, उनकी कविता है, उसमें एक कवि ना कविता लिखना चाह रहा है। कविता लिखना चाहने से नहीं आती कविता, कुछ लोग बोलते हैं कि वो डिवाइन रिविलेशन होता है, आमद बोलते हैं कि आमद आएगी ऊपर से तो कविता लिखी जाएगी, अब चाह के नहीं लिख सकते। तो एक कवि है, कसम खा के बैठे कि लिख के ही मानूंगा, और कविता की कॉपी बनाई है। कविता सोचिए, कोई नाम कविता की कॉपी बना के लिख के बैठे कि 8 बजे आज कविता का उत्पादन करना ही करना है। सोचता रहा पर कुछ सूझा ही नहीं, और उस कविता, इसी पे कविता लिखी है, कविता लिखने पे कविता लिखी। इसका भाव है, लिपटा रजाई में, सर्दियां आजकल जैसी, लिपटा रजाई में, ठंडक से अकड़ी उंगलियों में कलम पकड़, मोटे तकिए पर रख कविता की कापी, मैंने इस जीवन की गली गली नापी, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। तो आखिरी 2 लाइन आपके लिए हैं, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। और दार्शनिक ऐसा ही व्यक्ति होता है। हम जैसे हम लोग, हमें क्या मतलब इन सब बातों से, मस्त लोग हैं हम तो। वही होता है कि 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी, हम तो उस तरह के लोग हैं। हमें कहाँ इन सब चीज़ों में मजा आता है। लेकिन जो दार्शनिक होता है ना, बेचैन रहता है, कबीरदास की तरह, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये जो बेचैनी है ना, जिनमें होती है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है, बहुत बेचैन रहते हैं कि ये कैसे सब चीज़ें बनी, तब फिर ये सब विचार उनके मन में आते हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि आप लोग मोटे तौर पर सब बातें समझ गए होंगे, और बहुत दर्दनाक अनुभव आपका आज का नहीं रहा होगा। तो अगली बार तक हम कोशिश करेंगे कि जो कई लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि हम भी आना चाहते हैं, तो हम एक प्रोसेस निकाल रहे हैं कि बाहर के ऑडियंस भी इस प्रोग्राम में आ सके। आजकल में उसका फॉर्म निकालेंगे, तो जो लोग आना चाहें उसमें उनको बुलाएंगे। आप भी आ सकते हैं, मतलब अगर आपका मन करे तो आप भी हैं और वो भी हैं। कोई बहुत गहरा सवाल है तो पूछिए। मेरा नाम अजय है सर। मेरा सवाल ये है सर कि जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं जिनसे हम किसी चीज़ को खारिज कर सकते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि रीबर्थ का जो कंसेप्ट है वो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन का है, लेकिन स्वीडनबर्ग नाम के इमैनुअल स्वीडनबर्ग एक आदमी हुए, उन्होंने किताब लिखी हेवन एंड हेल। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके पास कुछ ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स हैं जो भी हैं कि ये चीज़ें होती हैं। तो हम क्या उन चीज़ों को खारिज नहीं कर सकते जो सिद्ध हो चुकी हैं प्रत्यक्षतः? तो क्या हम वही परसीव करते हैं जो हम बिलीव करते हैं, या इसका दूसरा पहलू ये कि बुद्ध ने अपनी सारी साधना सनातनी की, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने एक नया धर्म बनाया, बुद्धिज्म।
तो क्या बुद्ध ने वो बिलीव नहीं किया जो उन्होंने परसीव किया? तो कौन सी चीज़ होती है सर, जो हम बिलीव करते हैं वो परसीव करते हैं, जो परसीव करते हैं वही बिलीव करते हैं? दोनों बातें हैं भाई। कई बार हम जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक समय के बाद हम वही देखते हैं जो हमारे विश्वास के अनुकूल होता है, क्योंकि हमारे देखने का नज़रिया भी वैसा बन जाता है, फिर हमें वही चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन जो पहला सवाल आपका है ना, जहाँ तक परसेप्शन की लिमिट्स की बात है, अगर हम कहें कि जो दिखता है वही अंतिम सत्य है, जो जैसे चारवाक ने कहा, चारवाक इससे फंस भी जाते हैं। जो दिखता है अगर वो अंतिम सत्य है, क्योंकि चारवाक बाकी कोई प्रमाण मानते ही नहीं, वो केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। आप ये बताएं कि प्रत्यक्ष के हिसाब से पृथ्वी गोल दिखती है, चपटे दिखती है? चपटे दिखती है। पृथ्वी चक्कर काट रही है या सूर्य चक्कर काट रहा है? सूर्य काट रहा है। अगर आप किसी जादूगर के चक्कर में पड़ गए, मैंने कई बार जादूगरों से मतलब मुलाकात तो ज्यादा नहीं लेकिन देखा, कोई शो देखा। एक बार तो मैं अड़ गया कि इसके पोल खोल के रहूंगा। सोचिए, एकदम जमीन पे बैठा है, चादर बिछा रखी है और चादर के नीचे कुछ नहीं है, एकदम जमीन है, उस पर चादर बिछाई मेरे सामने। फिर उसने कुछ हाथ डाला अंदर, अंदर से कबूतर निकाल दिया और मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, पलक भी नहीं झपका रहा था कि इसको पकड़ लूंगा आज मैं किसी तरह से। अच्छा, वो भी देख रहा था इस भाव को मेरे। उसने कबूतर निकाला, बोला आप चौंक गए? मैंने कहा हाँ चौंक गया। फिर मेरे मजे लेने के लिए 5 और निकाल लिए कबूतर उसने उसी के अंदर से। अब मैं जानता हूं कि ये ट्रिक है, पर मेरी आंखें, मेरी प्रत्यक्ष क्षमताएं पकड़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष क्षमताएं भी तो सीमित होती है ना। आप कोई जादू देखेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे आप भी। तो प्रत्यक्ष को अंतिम प्रमाण मानने में खतरा सिर्फ ये है कि प्रत्यक्ष करने वाला कितना जागरूक है, कितनी ट्रिक्स समझ पाता है। जितने जादूगर हैं सब ट्रिक्स करते हैं, पर हम नहीं पकड़ पाते हैं। मेंटलिज्म आजकल एक नया खेल है। ऐसे लोग मिलेंगे, वो आपका पासवर्ड या आपके दिमाग में क्या चल रहा है बोल के बता देंगे, स्पेलिंग बता देंगे। ये ट्रिक है। वो आपकी आंखों के झपकने के भाव से, चेहरे के मूवमेंट से इतनी रिसर्च कर चुके हैं कि हर चेहरे के मूवमेंट के लिए एक लेटर या एक नंबर उन्होंने डिकोड कर रखा है, उससे पहचान जाएंगे। तो प्रत्यक्ष करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए केवल अपने प्रत्यक्ष पे भरोसा मत कीजिए। हमसे समझदार लोगों के प्रत्यक्ष हमसे बेहतर हो सकते हैं, इस पर भी भरोसा होना चाहिए। बाकी जो पुनर्जन्म की बात है, वो जब पुनर्जन्म पे बात करेंगे तो देखेंगे। इसमें सुपर नेचुरल पावर्स की बात तो एक जगह है, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जो संकेत करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ध्यान रखो, जब हम कहते हैं पुनर्जन्म हो सकता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आत्मा ही पुनर्जन्म हो रहा होगा। पुनर्जन्म के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो साबित कर रहे हैं, केवल एक बात साबित कर रहे हैं कि इस छोटे से बच्चे को कुछ ऐसी जानकारियां पता हैं जो आज से कुछ साल पहले एक मरे हुए व्यक्ति के पास थी, किसी और के पास थी नहीं। प्रश्न केवल इतना है कि वो इंफॉर्मेशन इसके पास कहां से आई, और वो इंफॉर्मेशन इसके पास आने के बहुत सारे विकल्पों में से एक है कि पुनर्जन्म हुआ हो। यह भी तो हो सकता है कि एंटेंगलमेंट हो, इंफॉर्मेशन पहुंच गई हो। तो पुनर्जन्म एक हाइपोथेसिस है कि ये इंफॉर्मेशन जो किसी और तरीके से नहीं पहुंच सकती है, शायद इस तरीके से पहुंची हो। बात करेंगे, इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए पुनर्जन्म पे, उनकी बात करेंगे। सर, मेरा नाम शक्ति है और मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे हमने इतने सारे पढ़े, फिलोसफर पढ़े, समझे, तो इसमें सर शरीर को हम जड़ मान रहे हैं और मन को चेतन। हाँ। तो किस फिलॉसफी को हम पढ़ें? मैं पढ़ने के संदर्भ में जानना चाह रही हूँ कि जिसमें कि हम ये समझ पाएं कि शरीर और जड़ जो चेतना है उसका बैलेंस क्या है, या इस विषय में अगर हम पढ़ना चाहें किस फिलॉसफर को पढ़ें? मैं क्या चीज़? जो अब तक बता रहा हूँ उसमें ना, शरीर तो शरीर है ही, सर, वो तो भौतिक है ही। जो मन है उसको लेके डाउट है। कुछ लोग मानते हैं कि मन छठी इंद्रिय है और चेतना उससे भी अलग है। आत्मा और मन भारतीय दर्शन में एक नहीं माना गया है, अलग अलग माना गया है। भारतीय दर्शन बहुत बारीक है इस मामले में। पश्चिम में जनरली एक ही वर्ड है माइंड, उसी में सब निपट जाता है। भारत में आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है, प्रज्ञा अलग है, मन अलग है। आत्मा के अंदर चेतना है, सब चीजें हैं। जो मन है, मन को मानते हैं आंतरिक इंद्रिय जिससे भावनाओं का प्रत्यक्ष होता है। चारवाक भी मानते हैं इस चीज को कि भावनाओं का प्रत्यक्ष होता है। तो मन जरूरी नहीं है कि आत्मा की तरह हम माने, उसको छठी इंद्रिय के रूप में माना जाता है। कौन सा दर्शन आप पढ़ें कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दरअसल आप चाह रही हैं कि एक क्लैरिटी बन जाए, और क्लैरिटी है नहीं। सबके अपने अपने थॉट्स हैं।
कोई एक ऐसा दर्शन जिसको पढ़ के आपकी सारी जिज्ञासाएं ठीक से शांत हो जाएं है नहीं। फिर एक तरीका ये है कि आप बारी बारी सबको पढ़ें, फिर अपना एक निष्कर्ष निकालें, और उसके लिए आप चाहें तो मैं कुछ किताबें बता सकता हूँ आपको, नहीं तो हफ्ते हफ्ते सुनते रहिए, शायद इसी से कुछ निकल जाए रास्ते। ये करीब मुझे लगता है कि 100 के आसपास चर्चाएं होंगी, तब जाके चीज़ें मुकम्मल हो पाएंगी। अभी तो ट्रेलर है, शुरुआत हुई है, अभी तो चीज़ें बहुत आगे तक जाएंगी। सर, जैसे कि हम दर्शन पढ़ते हैं तो इतने सारे लोगों के थॉट्स रहते हैं, और हर थिंकर का थॉट्स को दूसरा थिंकर चेंज कर देता है, हाँ। या हर साइंटिस्ट का दूसरा चेंज कर देता है। और जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि किसी चीज़ का निष्कर्ष नहीं आ पाता, तो इस वजह से हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो बेचैन हम रहते क्या मान लें कि कोई भी चीज़ शाश्वत सच नहीं होता? आपकी बेचैनी का मूल कारण ये है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं जिनका उत्तर किसी के पास है नहीं, और हमें लगता है कि उत्तर मिल जाए, बस जो भी मिल जाए, और सारे धर्म इसी पे चल रहे हैं। उनको जो उत्तर मिले हुए वो फाइनल उत्तर है नहीं, पर लोगों ने मान लिए कि फाइनल उत्तर है, उनका काम चल रहा है मजे से। पर क्योंकि उनको तो ये क्लास करनी नहीं है, उनको तो उस लेवल पे सोचना नहीं है, तो काम चल रहा है। अगर आप सोचेंगे और बहुत गहरे प्रश्नों के उत्तर चाहेंगे तो उत्तर शायद नहीं मिलेंगे, अभी तो नहीं मिलेंगे। बेसिकली आपको ना अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था जब मैं आपकी उम्र में था, मैं बड़ा बेचैन रहता था। दर्शन इसीलिए मैंने लिया भी था कि थोड़ी बेचैनी कम हो जाए, लेकिन उससे बढ़ी जाती है, कम नहीं होती है। आप चाह रहे हैं कि आंसर मिले, आंसर मिल ही नहीं रहा, हर आदमी का आंसर अलग आ रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब मुझे बेचैनी नहीं होती है, क्योंकि मैं धीरे धीरे अब उस मनस्थिति में आ गया हूं जहां मेरी जिद ही नहीं है कि मुझे फाइनल आंसर मिल जाए। अगर फाइनल आंसर नहीं है तो यही फाइनल आंसर है कि फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर नहीं है, इसको फाइनल आंसर क्यों नहीं मान सकते? मुझे नहीं पता, इससे बेचैनी है, तो मन में सोचो किसी को भी नहीं पता, और जो प्रॉब्लम सबको है वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो स्थिति है। तो इस जिद से बाहर निकल जाइए कि मुझे सब जान ही लेना है। इस जिद के भरोसे आपको अंधविश्वासी होना पड़ेगा, नहीं तो बेचैन रहेंगे। तो जो चीज किसी को नहीं पता वो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं सहज और ठीक व्यक्ति हूं, इतना पर्याप्त है। क्यों हम जिद करें कि उन प्रश्नों का उत्तर जान ही लेंगे जो जानने की स्थिति हमारी है ही नहीं, नहीं जान सकते भाई। अच्छा, ईश्वर है या नहीं, इसका उत्तर मेरे ख्याल से अगर मिलेगा तो कम से कम 10-20 हजार साल के बाद मिलेगा, जब ब्रह्मांड को हम इतना जान चुके होंगे। जैसे एक दो चिंतकों ने कहा कि जब विज्ञान पूरे ब्रह्मांड को नाप लेगा तब शायद वो देख पाए कि इसको चलाने वाला कोई है या नहीं है, तब भी संभावना ही है। पता नहीं वो 10-20 हजार साल में भी हो ना हो, और तब तक कहीं परमाणु युद्ध हुआ, काम खत्म। उसके बाद फिर 2-4 बज के फिर वो पत्थर भाला लेके शुरू हुए, फिर कई हजार साल के बाद जाके विज्ञान का विकास हुआ। तो और ज्यादा लोड नहीं लेना भाई फिलॉसफी में ना, जो चीज मैं नहीं जान सकता हूं मैं नहीं जान सकता हूं, क्या टेंशन लेनी है, जितना है उससे काम चलाइए फिलहाल। और जिज्ञासा है तो प्रयास में रहिए, जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं आप भी रहिए उसमें, ठीक? हाँ बोलिए। नमस्ते सर, मेरा नाम हिना है और मेरा प्रश्न है कि कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास हमें स्वप्न के थ्रू हो जाता है, तो वो भविष्य में घटना होने वाली है इसलिए हमें आभास होता है, या फिर वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है? ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ ने इस बारे में विचार किया कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोगों को सपने में नहीं, जीते जागते भी ऐसा होता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा पहले आभास होने लगता है, बहुत क्लियर कट होने लगता है, और वैसा हो भी जाता है 2 दिन के बाद। ये क्यों होता है, इसको लेके बड़ी खतरनाक कुछ मान्यताएं हैं। अगर हम मान लें कि उन्हें सच में पहले पता लग जाता है तो ये कितना खतरनाक है, आप समझ रही हैं? जैसे अगर आप देख लें कि 2 दिन बाद मुझे कुछ होने वाला, मान लीजिए, और सच में हो गया, इसका मतलब है कि मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है पहले से तय था, और इसका मतलब है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उससे कुछ नहीं हो रहा, तय पहले से है। और यदि पहले से तय है तो ये डिटर्मिनिज्म है, और इसका मतलब फ्री विल या संकल्प स्वतंत्र है ही नहीं। हम कुछ नहीं करते, पहले से तय है। पहले से तय ना हो तो कैसे दिखेगा? इससे बड़ी चिंता की बात है। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो पहले से दिखने वाला मामला है, ये
इंट्यूटिव लेवल की रीजनिंग है और कुछ नहीं है। रीजनिंग के दो लेवल्स हैं। एक लेवल हुआ जब हम दिमाग लगाते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये होगा, वो होगा, ये कॉन्शियस रीजनिंग है। एक होती है सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पर होने वाली इंट्यूटिव रीजनिंग। वो भी रीजनिंग है पर आपके इंट्यूशन के लेवल पे चल रही है और आपको पता नहीं है कि आप रीजनिंग कर रहे हैं, और आपको आपकी चिंताओं की वजह से, भय की वजह से, असुरक्षाओं की वजह से कुछ कुछ बुरी चीजें दिख रही हैं, सपनों की वजह से कुछ अच्छी चीजें दिख रही हैं। उनमें से कुछ सही साबित हो गई, जो गलत साबित हुई उनको अपने सैंपल में लिया नहीं, जो सही साबित हुई उनको सैंपल मान के आपने मान लिया कि मुझे पूर्व ज्ञान हो गया था, फॉर नॉलेज हो गई थी। ये सैंपलिंग मिस्टेक भी कई बार होती है। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ बुरा होगा, 100 का रास्ता काटा बिल्ली ने, बुरा एक के साथ हुआ। 99 के सैंपल को हम काउंट नहीं करेंगे, उस एक को काउंट करेंगे, और इससे ये धारणा और गहरी हो जाएगी कि बिल्ली के रास्ता काटने से दिन खराब हो जाता है। क्योंकि मनुष्य इतना ताकतवर है, अगर बिल्ली उसका दिन खराब कर सकती है तो फिर मनुष्य क्या करेगा उसका सोचिए। क्योंकि हम सैंपलिंग में क्या करते हैं कि कुछ सैंपल्स को ज्यादा वेटेज देते हैं, बहुत सारे सैंपल्स को वेटेज नहीं देते हैं, और ऐसे इंट्यूटिव रीजनिंग होती रहती है। तो ड्रीम की बात किस दिन करेंगे, जब करेंगे तो विस्तार में समझेंगे इसके बारे में। थैंक यू सर। ठीक है, बैठिए। एक आखिरी सवाल आप पूछ लीजिए। हाँ। सर मेरा नाम प्रबल है सर। एक क्यूरियोसिटी बहुत लंबे समय से सर चल रही है, आज अच्छा मौका है अच्छा, कि सर समाज में 3 तरीके की धारणाएं बनी हुई हैं। पहली धारणा ये है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, उनका कहना ये है, जैसे स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, लगभग सिमिलरिटी है कि आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उस पर अधिकांशतः अपना कंसंट्रेशन कर लें, ज़्यादातर उस चीज़ के बारे में सोचें। ये धारणा ये कहती है कि लगभग सोचने से आपको सब प्राप्त हो रहा है, एक मोटा मोटा जो निष्कर्ष निकाला जाए। दूसरी धारणा जो हमारे समाज में लगभग जनरली सब मानते हैं कि कर्म प्रधान है, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तीसरी धारणा ये है कि जो भी आज दुनिया में जो लोग हैं कुछ भी अचीव किए हैं, अगर उनका इंटरव्यू सुना जाए या उनसे व्यक्तिगत, मैंने कई लोगों के इंटरव्यू देखे जो बहुत ज़्यादा सफल हैं आज, उनसे अगर ये पूछा जाए तो वो ये बताते हैं कि जो आज हम हैं वास्तव में हम वो बनना ही नहीं चाहते थे, अच्छा, लेकिन जीवन में हम वो बन गए। तो क्या चीज़ सही है, कर्म प्रधान है या सब किस्मत से होता है या सोचने से ही सब कुछ होता है? सर ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मतलब आपके सवाल का मसला ये है कि हमारी सफलताएं विफलताएं किस्मत से होती हैं या हमारी मेहनत से, कर्म से होती हैं, या हमारे चाहने से होती हैं। जी, इसका उत्तर देने से पहले एक वाक्य आपको समझाता हूँ। हमारी अधिकांश समस्याओं की वजह हमारा चिंतन का तरीका है, और चिंतन का मूल तरीका क्या है, हम चीज़ों के बीच में अथवा लगा के सोचते हैं जहां और लगा के सोचना चाहिए। इससे बात समझ नहीं आई होगी। अधिकांश, मैं एक किताब में वह पढ़ रहा था आज से करीब 10 साल पहले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी में एक बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं, आलोचक हैं, उनके बारे में किताब थी। एक प्रश्न था, यूपीएससी में खूब आता था, मैं पढ़ाता था, पहले एग्जाम देते हुए परेशान रहता था उस प्रश्न को लेके कि उनके निबंध जो हैं वो मनोवैज्ञानिक हैं या साहित्यिक हैं। इस प्रश्न का उत्तर कई किताबों में देखा, बहुत कंक्रीट नहीं मिलता था, बेचैनी रहती थी कि यार समझ नहीं आ रहा। फिर एक छोटी सी किताब मेरे हाथ में आई, मुश्किल से 50 पेज की होगी। मैंने उसमें वो लेख पढ़ा, और उस लेख में उत्तर तो मिल गया, साथ में एक चीज़ और मिल गई जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। उसमें लिखा था कि समस्या ये है कि जब दो चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि चीज़ या तो ये है या वो है। शुक्ल जी के निबंध मनोवैज्ञानिक या साहित्यिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक है। मुझे लगा कि बताओ यार, इतना भारी पत्थर दिमाग पे रखा हुआ था, पत्थर ही हट गया, और हमेशा के लिए हट गया। उसके बाद से हमारा जीवन केवल कर्म से चलेगा या केवल भाग्य से चलेगा? क्यों भाई, कर्म और भाग्य क्यों नहीं हो सकता? हमारा प्रयास, हमारा इरादा और हमारा भाग्य क्यों नहीं हो सकता? तीनों हो सकते हैं। मैं भाग्यवादी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर आप दर्शन की बहुत गहराई में जाएंगे, ये दर्शन में ना भी जाए, सामान्य जीवन में देखें, तो आपको मानना पड़ेगा कि हम सबके जीवन का बड़ा हिस्सा उन संयोगों पर टिका हुआ है जो हमने पैदा नहीं किए थे। सबसे बड़ा संयोग, आप कौन से परिवार में पैदा हुए, उससे बड़ा संयोग कह सकते हैं कि आप स्वस्थ पैदा हुए या विकलांग पैदा हुए। ये तो आपके हाथ में नहीं है, आपने तय नहीं किया था। अब कोई बच्चा जन्म से ही मान लीजिए नहीं देख पा रहा है, आप उसको बोल रहे हैं कर्म करो, कर्म से कुछ भी हो सकता है, इरादा ठान लो, उसने ठान लिया कि देखना है मुझे,
विज्ञान में कोई युक्ति है नहीं, जिंदगी भर प्रयास कर रहा, देखूं, नहीं देख पा रहा, तो इरादे से क्या हो गया, कर्मों से क्या हो गया, पहले ही उसकी स्थिति बंध गई है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, केवल इरादा पर्याप्त नहीं है, केवल कर्म पर्याप्त नहीं है, संयोग की भूमिका भी है, इसको मानना चाहिए। और संयोग को मान लेने से ना बहुत दुविधाएं कम हो जाती हैं। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि संयोग की भूमिका कम से कम हो, इरादे और कर्म की भूमिका ज्यादा हो। दूसरों की विफलताओं को जज करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके संयोग भारी पड़े होंगे, वो हमसे छोटा नहीं है। अपनी सफलताओं के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संयोग भारी पड़ गए, वरना हमें तो 30 मार्का है नहीं। तो आदमी विनम्र रहता है। मतलब मैं तो एक साधारण सफलता के स्तर पे खड़ा व्यक्ति हूँ, कोई बहुत तोप मैंने काम नहीं किया जिंदगी में, लेकिन जब मुझसे कोई पूछता है, ऐसा होता है साल में 1-2 बार कोई पूछ लेता है कि आपने ये किया, आपने वो किया, क्या है फार्मूला, मैं उसको पता क्या बोलता हूँ, तुक्का, यही फार्मूला है, तुक्के लगते गए बस। उन तुक्कों में आदमी सोचता है कि मैंने सब कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे संयोग आपके पक्ष में घटे होते हैं। आप उन संयोगों को जीरो करके सारा श्रेय खुद ले लेना चाहेंगे तो कैसी बात बनेगी। तो सबका कॉम्बिनेशन है भाई। और मैं तो मध्य मार्गी आदमी हूं, मैं मानता हूं कि जीवन बीच में है, कोने में है ही नहीं। तो संयोग, कर्म और इरादा, इनका बैलेंस है, इनके मिक्सिंग से जीवन बनता है, ना कि किसी एक से बनता है। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। और अगली बार अगर आप आएंगे, मुझे उम्मीद कम है, लेकिन अगर आप आते हैं अगली बार भी कफन हाथ में लेके, सर पे बांध के, तो फिर कुछ और सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।